PID and BOI, Board of Investment, which is in charge of investment. So we are doing this webinar jointly. I think it'll be very good to do things jointly because, quite frankly, people that work jointly progress. So, इसलिए I'm very happy to see that we've got a webinar on regulatory reform that BOI is doing. BOI has taken a very good position, done a lot of good work in making regulatory reform happen. As you know, PID की sludge series भी हम कहते हैं कि इस मुल्क को अगर कोई चीज़ पीछे रख रही है वो सिर्फ रेगुलेशन रख रही है, बिकॉज हमारी रेगुलेशन बहुत एक्सेसिव है, वो किसी को काम नहीं करने देती. तो इस पे ज़रा आज देखते हैं क्या हमें पता चलता है. तो हमारे पास बड़े अच्छे स्पीकर्स हैं. कासिम साहब, सॉरी, अहमद वकार साहब प्रेजेंट करेंगे. अहमद वकार कासिम साहब, थोड़ा सा इनका जो काम है. देन वी गॉट मुकरम साहब who's leading the deregulation effort at BOI and is doing sterling work, very good work. So, and then we got 4 reviewers. One is Irfan Yusuf, the other is Shiraz Anwar Khan, and then who is the director of AEDB. Irfan Yusuf is advisor NEPRA. Then we got engineer Mohsen Zahir, regional manager sales and operation. And then we've got Syed Awais Ali, NetMeter consumer and a YouTuber. So with that, let me hand over the mic to Ahmad Waqar Qasim. Thank you so much, sir. My screen is visible. It is. Go ahead. So, sir, in this webinar, we are going to talk about net metering facility and the impact of BOI's reforms, which has been implemented with the effort of BOI's. So before going this, let me give you a brief introduction. There is a huge transition from fossil fuel to environment-friendly energy generations. And in Pakistan, the government is also trying to promote moving towards environment-friendly energy generations. However, our energy mix, if we look at our energy mix, the share of renewable energy generation is quite low. It's mere 4% of in our energy mix. So गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम इस शेयर को बढ़ाने के लिए स्मॉल स्केल जो जनरेशन है उनको भी इनकरेज करेंगे. उसके लिए उन्होंने फोटोवोल्टिक जनरेशन फैसिलिटीज जो है उनको प्रमोट करना शुरू किया. एज अ रिजल्ट नेपरा जो है उन्होंने अपना नेट मीटरिंग रेगुलेशंस जो है वो 2015 में इशू की है. तो नेट मीटरिंग जो है उसमें ये फैसिलिटी थी कि आप अपने घर में जो सोलर पैनल्स हैं उनको लगवा सकते हैं और उसके बाद आप नेशनल ग्रिड के साथ जो अपना इंटरकनेक्ट करवा लें अपने जो सोलर पैनल्स हैं और उसमें आप जो एडजस्टेड बिल हैं वो पे करेंगे. तो ये जो अभी मैं आपके सामने रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ इसके हमारे बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स इन अवेलिंग द नेट मीटरिंग फैसिलिटी एंड सेकंड इज टू इवैल्यूएट द इंपैक्ट्स ऑफ BOI's रिफॉर्म्स. सो नेट मीटरिंग जो है बेसिकली वो है क्या और उसका प्रोसेस क्या है, पहले हम वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. तो जो हमारे पास AEDB ने गाइडलाइन इशू की नेट मीटरिंग की 2006 में, उसके मुताबिक ये था कि डिस्कोस शैल इंटर इनटू अ नेट मीटरिंग एग्रीमेंट विद एनी एंड यूजर हु क्वालिफाइज. और वो क्वालिफिकेशन के लिए उन्होंने ये कहा कि आपके पास 3 फेज कनेक्शन होना चाहिए एंड यू हैव अ कनेक्शन विद नेशनल ग्रिड. सो ये 2 कंडीशंस थी. कोई भी एक एंड यूज कंज्यूमर जो है एंड यूजर जो है जिसके पास 3 फेज कनेक्शन है और वो नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्टेड है तो वो अप्लाई कर सकता था नेट मीटरिंग के लिए. और डिस्कोस जो है वो बाउंड थी उस एग्रीमेंट के तहत कि वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एंटरटेन करेंगी एग्रीमेंट्स को. तो एग्रीमेंट्स जो था वो अलाउ करता था एंड यूजर को कि वो जो जनरेट भी कर सकता था बिजली और उसको वो सप्लाई कर सकता था नेशनल ग्रिड में. तो कंज्यूमर जो था अकॉर्डिंगली एडजस्टेड बिल जो था उसने वो पे करना होता था. लेकिन इसमें जो सबसे मजे की बात ये थी कि वो जो आपने वेंडर सिलेक्ट करना है नेट सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन के लिए, दैट वेंडर मस्ट बी रजिस्टर्ड विद अल्टरनेटिव इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड्स AEDB के साथ. वो रजिस्टर्ड वेंडर होना चाहिए, तब वो आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं.
अच्छा, अब इसमें प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले आप अपनी जो डिस्को है, जैसे हम अभी इस्लामाबाद में बैठे हैं, तो यू हैव टू सबमिट एप्लीकेशन विद इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स। तो वो जो डिस्को है, आइस्को जो है, वो उसको रिव्यू करेगी प्रोसेस को, और इनिशियल रिव्यू जो है वो राउंड अबाउट 27 डेज लेता है। और ये जो टाइमलाइन है ये AEDB की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली है। तो 27 डेज में जो वो एप्लीकेशन रिव्यू होती है, और अगर रिव्यू प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाए, सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट है, देन डिस्को विल प्रिपेयर अ टेक्निकल फिजिबिलिटी। इट विल टेक्स अराउंड 3 डेज। और अगर 3 डेज मींस के 1 मंथ बाद आपका वो एग्रीमेंट जो है वो आप डिस्को के साथ कर लेंगे। अब जब वंस यू कंप्लीटेड योर एग्रीमेंट, देन दिस एप्लीकेशन मूव्स टू नेप्रा। अब जो डिस्को है वो नेप्रा में एप्लीकेशन फॉरवर्ड करती थी इन ऑर्डर टू गेट द लाइसेंस। सो नेप्रा जो है उसको हम ग्रांट ऑफ लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन जो है वो डिस्को के चैनल के थ्रू चैनलाइज होती है, और इट टेक्स अराउंड 7 डेज अकॉर्डिंग टू AEDB। नेप्रा में जो एप्लीकेशन है वो 7 डेज लेगी, और उसके बाद नेप्रा से अगर ग्रांट मिल जाती है, देन डिस्को जो है वो कास्ट जो है वो कनेक्शन का, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस है, वो एस्टिमेट करेगी विद इन 5 डेज, एंड देन यू हैव टू पे चार्जेस विद इन 20 डेज, एंड लास्ट स्टेप इज इंटरकनेक्शन ऑफ इंस्टॉलेशन विद इन 30 डेज। तो इस AEDB की गाइडलाइन के मुताबिक इट टेक्स अराउंड 3 months 90 days टू कंप्लीट द प्रोसेस नेट मीटरिंग। So here we have a little bit explanation so what happens when the application moves to NEPRA। तो नेप्रा में जब एप्लीकेशन जाती है तो वो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अराउंड अबाउट 3 डेज जो है वो लग जाते हैं। उसके बाद वो जो मेंबर है वो उसको ऑथोराइज करता है एप्लीकेशन को। लेकिन यहाँ पे जो सबसे की इशू था वो था मेंबर की अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी इशू की वजह से वो राउंड अबाउट 1 वीक जो है वो एप्लीकेशन मेंबर की टेबल पे पड़ी रहती थी। उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो उसको ऑथोराइज करती है। इट आल्सो टेक्स फ्रॉम 1 day to 7 days, एंड देन मेंबर जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो इशू करता है। तो ये तो वो प्रोसेस था जो नेप्रा के अंदर होता था। दिस इज अच्छा। इसमें जो मजे की बात ये है कि AEDB ये कह रहा है कि 90 डेज में जो है वो आपकी ये एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। लेकिन जब हमने फील्ड में जाके एंड यूजर्स हैं जो ये नेट मीटरिंग फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, उनसे जब हमने इंटरव्यू किया, दे टोल्ड अस दैट इट टेक्स अराउंड 4.5 months। So the time है वो 50% more है compared to AEDB's guideline। So these are some outline of the paperwork required in order to avail net metering facilities। There is a large number of applications। जो आपने applications जो exemption के लिए भी करनी है, आपने application DISCO को लिखनी है, NEPRA को लिखनी है, and so on। And there are many other certifications which you also need। कि आपने certified लाना है electrician से, वो आपने सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। सो इन सम यू रिक्वायर्ड अराउंड अबाउट 45 डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशंस। अच्छा, ये तो सिंपल प्रोसेस था जो एग्जिस्ट कर रहा था पहले। लेकिन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे आके 2 जो रिफॉर्म्स थे वो प्रपोज किए और इम्प्लीमेंट करवाए। द फर्स्ट रिफॉर्म वाज द एलिमिनेशन ऑफ 3 फेज कनेक्शन। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि जो भी कंज्यूमर एंड यूजर जो है जो नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्टेड है लेकिन उसका 3 फेज कनेक्शन होना जरूरी है, तब ही वो नेट मीटरिंग इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो ये जो कंडीशन थी ये एलिमिनेट करवाई एज पर रिफॉर्म ID F006। जो सेकेंड रिफॉर्म BOI ने इंट्रोड्यूस करवाया वो ये था कि अगर आपने कनेक्शन जो नेट मीटरिंग का आपका जो है वो 25 किलोवाट से बिलो है, तो आपको नेप्रा से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू पुट योर एप्लीकेशन विद डिस्को, एंड डिस्को हैज द अथॉरिटी टू grant the license and interconnect your meter with national grid। अच्छा, अब इन दोनों रिफॉर्म्स को हमने इवेलुएट किया है। आई विल बी वेरी ब्रीफ हियर। तो जो पहला रिफॉर्म था जिसमें 3 फेज जो मीटर है उसकी कनेक्शन 3 फेज मीटर की जो रिक्वायरमेंट है वो एलिमिनेट हुई। तो हमारी जो स्टडी है उसके मुताबिक ये है कि इसकी एलिमिनेशन के लिए जो है वो राउंड अबाउट ₹15,000 पर कनेक्शन जो है वो कास्ट रिड्यूस हुई है। ये वो कास्ट है जो 3 फेज मीटर की है। होता ये था कि अगर आपके पास 2 फेज या सिंगल फेज मीटर है तो वो सबसे पहले जो डिस्को है वो आपका वहां पे 3 फेज मीटर इंस्टॉल करती थी, देन
दे इंस्टॉल ग्रीन मीटर। तो ये 3 फेज मीटर की कास्ट है 15,000 जो कि रिड्यूस होगी। अच्छा, उससे पहले ये था कि 3 फेज जो कंज्यूमर्स हैं वो ओनली 3% ऑफ टोटल जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स हैं वो थे, तो वो सिर्फ अवेल कर सकते थे ये नेट मीटरिंग। अब चूंकि ये कंडीशन खत्म हो गई है तो नो ऑलमोस्ट 100% कंज्यूमर्स कैन अवेल दिस फैसिलिटीज बेस्ड ऑन। अच्छा, अब हमने इसकी जो मॉनेटरी कास्ट कितनी रिडक्शन होगी उसके लिए हमने नेपरा से डाटा कलेक्ट किया फ्रॉम 2017 टू 2021। तो वो जो एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स एनुअल थी उनकी बेसिस पे हमने कैलकुलेशंस की, तो हमारे पास जो टर्म आया जो रिडक्शन आई है कास्ट ऑफ रेगुलेशन में, दैट इज ₹180 million. So this ₹180 million is the reduction in the cost of regulations जो इस एक रिफॉर्म की वजह से आएगी। और प्लस जो स्लज है, जो रेगुलेटरी गुलेटन है, वो 8% जो है वो डिक्रीज होगा इस रिफॉर्म की वजह से। उसके बाद जो था सेकेंड रिफॉर्म हमारा कि आपको जो वो नेपरा से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी फाइंडिंग्स ये थी कि इससे अराउंड अबाउट 170 मिलियंस की जो आपकी रेगुलेटरी कास्ट है वो कम होगी इस स्टेप से कि अब आपने 25 किलोवाट्स का कनेक्शन के लिए नेपरा से परमिशन नहीं लेनी है। इस मॉनेटरी जो कास्ट है इसकी रिडक्शन के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे पास सबसे मेजर इम्पैक्ट आएगा वो ये है कि यहाँ पे आपकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो अराउंड अबाउट 18 डेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगी इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए। और ये जो स्लच है आपके पास वो 22% इसमें रिड्यूस होगा। और जो मेन एक हर्डल है नेपरा से परमिशन वाली वो इस रिफॉर्म की वजह से रिड्यूस हुई। तो हमारी की फाइंडिंग्स ये हैं इसमें कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो इन 2 रिफॉर्म्स की वजह से जो नेट मीटरिंग की एप्लीकेशन है दैट विल इंक्रीज फ्रॉम 10 to 15% इन द कमिंग ईयर्स। और ओवरऑल जो रिफॉर्म है उसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है उसमें रिडक्शन आई है 23 डेज की, और 25% जो स्लज है वो उसमें रिड्यूस हुआ है। लेकिन इसमें इन फाइंडिंग्स में जहां पे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वहां पे कुछ कंसर्न्स भी थे जो स्पेशली नेपरा की तरफ से आए कि क्योंकि नेपरा जो है वो मार्केट को रेगुलेट कर रही है, लेकिन अब नेपरा से आपने लाइसेंस नहीं लेना है। उसका एक ड्रॉबैक ये होगा कि नेपरा के पास कोई रिकॉर्ड सिस्टम नहीं, रिकॉर्ड कीपिंग या कहने के रिपोर्टिंग मैकेनिज्म नहीं है उन कनेक्शंस के लिए जो 25 किलोवाट्स के बिलो हैं जिन पे नेट मीटरिंग चल रही है। तो उनको एक इस पे कंसर्न है कि ये हम इस पे हमारे पास रिकॉर्ड कैसे होगा। और दूसरा एक जो एंड कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिली है कि जो डिस्कोस हैं दे आर नो मोर एम्पावर्ड एंड दे आर मिस यूजिंग देयर पावर। सो वो पहले जो ब्राइब थी अगर वो रेट 10,000 था, अब वो 20,000 पे हो गया हुआ है। तो ये एक एंड यूजर्स की तरफ से आई थी हमें सजेशन। तो वे फॉरवर्ड बट वी आर सजेस्टिंग इज दैट नेपरा एंड AEDB शुड डेवलप अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो ऑटोमेशन की तरफ जाएं, जिसमें वो 25 किलोवाट्स के जो कनेक्शंस हैं उनको रेगुलेट करें डिजिटली। और जो डिस्कोस हैं वो भी कोई एक ऑटोमेशन मैकेनिज्म करें जो लिंक हो नेपरा के साथ कि वंस डिस्को प्रोसेस एन एप्लीकेशन तो ऑटोमेटिकली वो जो डेटा है वो नेपरा के पास चला जाए, तो वो जो नेपरा का कंसर्न है वो रिड्यूस हो सके। अब इसमें एक जो कंज्यूमर्स हैं उनका ये भी कंसर्न है कि आपको AEDB के रजिस्टर्ड जो वेंडर्स हैं उन्हीं से कनेक्शन लेने की क्यों जरूरत है। तो हमारा ये भी है कि उसमें भी जो वेंडर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन के जो कंडीशन है इसको भी एक दफा रिवाइज करने की जरूरत है एंड वी कैन यूज टेक्नोलॉजी टू ओवरकम इट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स एंड सजेशंस। ओवर टू यू सर। कर सर, ये 170 मिलियन का कॉस्ट जो आपने बताया ये कहाँ से आई है, नहीं मुझे समझ आया। कर रिड्यूस द मॉनेटरी कॉस्ट बाय 180 मिलियन, ये कहाँ से आया सर? ये हमारे पास जो ₹15,000 जो है वो कॉस्ट रिड्यूस हुई है नेट मीटरिंग की, एंड देन वी मल्टीप्लाइड इट जो एवरेज आपके पास एनुअल एप्लीकेशंस आती थी नेट मीटरिंग। इट्स अ टोटल, नॉट टू द इंडिविजुअल। नो, इट्स एग्रीगेट सर, टू द सोसाइटी पे जो आपके पास कास्ट एग्रीगेट। अच्छा, और ये जो टाइम टेकन कितना रिड्यूस हुआ आप कह रहे हैं? सर 8% सर।
8%, ओके 8%, ओके ठीक है जी। Mukarram Saab, as I said, is a champion of reform in BOI. Mukarram Saab, over to you. है नहीं मुकरम साहब? Is it there? आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए जी। वेरी वेरी हैप्पी टू सी दिस वर्क। ये 170 और 180 मिलियन कंबाइन होकर ये 350 मिलियन बनती है, विच इज एनुअल रिकरिंग कॉस्ट टू द सोसाइटी। तो हर साल ये 35 करोड़ रुपया जो सोसाइटी की जेब से खामखा निकल रहा था, टाइम भी इसके अंदर बचा है, एंड दिस हैज बीन डन वेरी प्रोफेशनली। वी ऑल्सो हैव 5 to 6 स्लाइड्स जिसके अंदर हम आप शो करेंगे हमारी साइड की, ये हम ये काम जो अपनी साइड से करते हैं वो कैसे करते हैं, पब्लिक सेक्टर से हम ये रिफॉर्म कैसे कराते हैं एनालिसिस करने के बाद। तो आई वुड रिक्वेस्ट माय टीम टू पुट ऑन द स्लाइड्स प्लीज। अच्छा जी, जो हम रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करते हैं इसमें सबसे पहला हमारा काम होता है वी रीच आउट टू प्राइवेट सेक्टर। सो हमने ये वाली जो रिफॉर्म्स हैं इसके लिए जो मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर को, चेंबर्स को रीच आउट किया था, तो उसमें जो प्रपोजल आए थे उन्हीं प्रपोजल्स में ये दोनों भी शामिल थे कि जी ये हमें मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है। उनकी इनपुट हमें आउटरीच के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर उसमें देखते हैं कि इसमें एक्चुअल लॉ रेगुलेशन क्या है और इसको हमने किस तरह से ठीक कराना है। डू वी वांट टू हैव एलिमिनेशन, डू वी वांट टू हैव सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, और डू वी वांट टू हैव मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोसेस। मॉडर्नाइजेशन यूजुअली वही जो ऑनलाइन सिस्टम की बात हो रही है उस तरह की हम करते हैं। सो दिस टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, ये हम इन हाउस करते हैं। उसके बाद हम कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ शेयर करते हैं और हम कहते हैं कि जी ये होने वाली, अगर वो अग्री करते हैं एंड अबाउट 1 in 5 केसेस वो अग्री भी कर जाते हैं 20%, तो हम उनसे फिर इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म और टाइमलाइंस वो कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं। इफ दे डोंट डिसएग्री दिस गोज इनटू फर्दर डिस्कशन, पब्लिक प्राइवेट डायलॉग होता है जिसके अंदर हम दूसरे मुल्कों की रेगुलेशंस भी देखते हैं, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देखते हैं, एंड देन वी ट्राई टू परसुएड देम। एंड द फाइनल स्टेप इज, दिखाइए कि अगर ये डिसएग्रीमेंट होता है या जो टाइमलाइंस वगैरह है वो मीट नहीं होती हैं, तो रिव्यू मीटिंग हाईएस्ट लेवल पे प्राइम मिनिस्टर के पास फिर हम शेड्यूल कराते हैं, जो नॉर्मली वंस इन अ क्वार्टर हुआ करती थी। तो उसके अंदर फिर प्राइम मिनिस्टर के पास वो उनके सेक्रेटरी भी बैठे होते हैं, हम भी बैठे होते हैं, डिस्कशन भी होता है और फिर एक डिसीजन होता है। तो दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच वी आर एबल टू गेट दिस। आगे चलें। अब ये दो जो थे ये एक्सप्लेन तो कर दिया, इसमें जो स्लज था, सो आई विल नॉट गो वेरी मच। एक वो लाइसेंस वाला था कि वो लाइसेंस के बगैर नहीं हो सकता था, और एक ये था कि पहले 3 फेज का मीटर लगाना ही लगाना है, विच वॉज वेरी रिडिकुलस फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स। के उसने एक नई की है, उसके पास एक टेम्परेरी सिंगल फेज मीटर है, वो कहता है मुझे ग्रीन मीटर आप 3 ये लगा के दे, नेट मीटरिंग वाला। वो कहते थे नहीं, पहले आप जाके पहले एक नॉर्मल 3 फेज का मीटर लगवाएंगे, उसकी पेपर वर्क करेंगे, उसके 15,000 फी जमा कराएंगे, जब हो जाएगा तब आप अप्लाई करेंगे नेट मीटरिंग के लिए, दोबारा पेपर वर्क होगा, दोबारा सारी चीजें होंगी, लाइसेंस के पैसे होंगे, और फिर हम आपको रिप्लेस कराएंगे। अ ब्रांड न्यू हाउस कुड नॉट डायरेक्टली गो इनटू दिस नेट मीटरिंग। तो इसमें जो पहला वाला हमारा प्रपोजल था 25, आगे चलें, पहला वाला जो हमारा प्रपोजल था 25 किलोवाट तक का, उसमें फिर हमने नेपरा को प्रपोजल किया कि जी आप ये 25 किलोवाट तक के लिए तो एलिमिनेट करें। उसकी वजह ये थी 25 किलोवाट का कि हमने जो कंसल्टेशन की तो हमें पता चला कि एक कनाल का जो नॉर्मल घर होता है या फिर कोई 4-5 कमरों का दफ्तर होता है, कोई एसएमई के प्रेमिसेस होते हैं, उसमें 20, 22, 25 किलोवाट से ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर ये 25 किलोवाट के ऊपर हम फिक्स कर देते हैं तो सारा जो आपका डोमेस्टिक कंज्यूमर है, मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक कंज्यूमर, एसएमईज, शॉप्स, छोटे ऑफिसेस, वो सारे के सारे इसमें केटर टू हो जाते हैं, एंड दिस विल आल्सो कवर अबाउट 80% एक्सेट्रा उसका। इसके अंदर जो इशू था वो था सेक्शन 14B ऑफ नेपरा एक्ट 1997 में, जिसमें लिखा था कि एनीबडी हु जनरेट्स उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब अगर आप एक सोलर सिस्टम लगाते हैं जो कि वापदा की ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं है, तब तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नेट मीटरिंग पे जाते हैं
और वो वापडा के साथ बैक एंड फोर्थ एक्सचेंज करते हैं कि आपके पास एक्सेस है तो वो ग्रिड में चली जाती है। तो इस सेक्शन के तहत आप एक जनरेशन कंपनी बन जाते हैं एंड देन यू आर रिक्वायर्ड टू टेक लाइसेंस। ये 1997 का था, वो जाहिर है उस जमाने में सोलर और नेट मीटरिंग का नहीं सोचा गया था। उनके जहन में तो यही होगा कि जी ये 1000 मेगावाट और 500 मेगावाट और 100 मेगावाट के प्लांट्स हैं तो उन्होंने रखा था। तो ये लॉ था जिसके तहत हमें ये चेंज करानी थी। जब हम नेपरा के पास गए तो मल्टीपल मीटिंग्स के बावजूद नेपरा डिड नॉट अग्री टू द प्रपोजल, और दो मेन ग्राउंड्स ये थे। एक तो ये था कि जी ये लॉ की रिक्वायरमेंट है, जब तक लॉ चेंज नहीं होता है तो हम तो बिल्कुल विलिंग नहीं है, और दूसरा उनका ये था कि जी ये अगर एप्लीकेंट्स की चीजें डिले होती हैं तो हमारे पास एक फोरम मौजूद है जिससे हम डिस्कोर्स को पुल अप कर सकते हैं। हमने इसमें ये स्टैंस लिया कि जी आपको रेगुलेटरी बर्डन उस वक्त रखना चाहिए व्हेन देयर इज अ रिस्क है सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। ये छोटे छोटे 10 किलोवाट, 5 किलोवाट, 15 किलोवाट के कनेक्शन है, ना आपको रिस्क है ना कंज्यूमर को रिस्क है। सो ये जो पूरी रेगुलेशन है इसमें कोई रेगुलेटरी रिस्क नहीं है, तो दिस शुड नॉट बी देयर। इट एड्स टू द कॉस्ट, जो 1000 रुपए पर किलोवाट एप्लीकेंट से आप चार्ज करते हैं, प्लस मैनुअल प्रोसेस की वजह से डिले भी आती है, और हमने फिर सपोर्ट किया इस प्रपोजल को कि इसको एलिमिनेट कर दिया जाए। इसमें एक कॉस्ट तो ये वाली कॉस्ट है जो 1000 किलोवाट की है, दूसरी इसमें एक इंटरेस्टिंगली और कॉस्ट भी है कि जब वो अप्लाई करता है तो उस वक्त अप्लाई करता है जब उसके पास ये सिस्टम ऑपरेशनल हो गया होता है, विच मीन्स के डेली टाइम पे जो उसकी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रिड पे जा रही है, लेकिन चूंकि उसके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है तो जब तक लाइसेंस नहीं मिलता है तो उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा उसका। सो अगर ये 3 महीने 4 महीने डिले होता है तो जितने यूनिट्स डिस्को को जा रहे हैं वो सारे फ्री जा रहे हैं, देयर इज नो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। सो दिस इज एन एडिशनल कॉस्ट जो कि कंज्यूमर को पे करनी पड़ती थी कि वो बिजली बना के दे रहा है लेकिन उसका लाइसेंस नहीं है तो उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलता। सो ये डिसएग्रीमेंट हो गया। हमने नेपरा को ये बोला कि आपके पास रेगुलेशन की पावर है, आपकी अगर ये ना भी चीज हो तो डिस्को को आप पूछ सकते हैं कि आपके हर महीने कितने केसेस आए, कितने प्रोसेस हुए, कितने डिलेड हैं, वो तो आपके पास एक इनहेरेंट पावर है। सो यू डोंट नीड टू हैव द लाइसेंसिंग रेगुलेशन टू एक्सरसाइज दैट पावर। बहरहाल उन्होंने एग्री नहीं किया। It was finally taken to the highest level, chaired by the Prime Minister, और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि नहीं 25 किलोवाट और लोअर वाले स्पेशली एसएमई के जो यूनिट्स हैं उनकी ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प करती है, तो इनको आप एक प्रिडिक्टेबिलिटी भी होती है कि लोड शेडिंग है तो दिन के टाइम पे सोलर की वजह से उनका सिस्टम चलता रहता है, और दूसरा ये है कि उनकी ये भी रिडक्शन कॉस्ट भी हो जाती है। आगे चलें। अब इसका जो प्रोसेस था अगली स्लाइड में, दिस टुक अस अबाउट 8 months। ये आपको एक टाइमलाइन दिखा रहे हैं। हमने 4 मई 2021 को रिफॉर्म शेयर की नेपरा के साथ। 27 मई को कंसल्टेशन के बाद उन्होंने डिसएग्री कर दिया। फिर उसके बाद हमारी मीटिंग्स बैक एंड फोर्थ डिस्कशंस वगैरह हुई, वो नहीं माने। इनिशियली फिर हमने प्रेजेंट किया प्राइम मिनिस्टर के पास 10 जून वाली मीटिंग में। 16 जून को उनका फिर डायरेक्टिव आया कि आप इंप्लीमेंट करें। उन्होंने कहा ये ऐसे तो नहीं हो सकता है, इसमें फिर अप्रूवल चाहिए होगी। फिर 29 जून को उन्होंने केस इनिशिएट किया अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट का। 20 अगस्त को फिर ये कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी जो है उनके सामने हुआ, उन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट किया। 15 अक्टूबर को जब प्राइम मिनिस्टर ने रिव्यू किया तो उस वक्त तक ये नहीं हुआ था। फिर जो कंसर्न्ड सेक्रेटरी हैं उनको फिर ज्यादा डायरेक्शंस मिले कि इसको 1 हफ्ते में इंप्लीमेंट करें, बट इट स्टिल took more than 3 weeks for finally approval by the cabinet and notification by Ministry of Energy. So ये आपको एक चीज शो कर रही है कि जी ये एक हम अगर बना भी लेते हैं तो then it takes time, there are so many stages जिसके थ्रू ये होता है। आगे दिखाएं। हम कंप्लीटेड उस वक्त समझते हैं जब हमारे हाथ में नोटिफिकेशन आता है। सो ये हमने आपको नोटिफिकेशन दिखाया है, ये वेबसाइट पे भी मौजूद है कि ये 9 नवंबर को फिर एक नोटिफिकेशन इशू हुआ जिसमें उन्होंने ये अप टू 25 किलोवाट इसको एग्जेम्प्ट कर दिया फ्रॉम लाइसेंसिंग। अब हम आते हैं अगली रिफॉर्म पे, उसको हम दूसरे एंगल से देखते हैं। ये रिफॉर्म है जो कि इवॉल्व हुई। इनिशियली जो हमारे पास रिफॉर्म प्रपोजल आया था वो ये आया था कि जी एक डिले होता है बिकॉज उनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ
solar system before the filing of net metering application. तो उन्होंने कहा कि जी ये जब हमारा घर बन रहा है हम उसी टाइम पे अप्लाई कर दें, अभी तक हमारा सोलर सिस्टम इंस्टॉल नहीं हुआ है तो हम इसको नेट मीटरिंग के ऊपर हमें डायरेक्टली वही मीटर एलोकेट हो जाए। फिर हमने इसको जब उनके साथ डिस्कस किया तो हमें कुछ उन्होंने ऐसी चीजें बताई कि हमने फिर इसको रिवाइज किया। उस रिवीजन में हमने ये बोला कि बाई डायरेक्शनल मीटर, जिसको नेट मीटर भी कहते हैं, ग्रीन मीटर भी कहते हैं, स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी वापडा की बाई डायरेक्शनल मीटर है कि इट शुड बी द स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन एट एवरी न्यू हाउस irrespective of whether the person has solar system or not। फिर वो उन्होंने इसके ऊपर भी इतराज किया कि नहीं जी ये हम इस तरह से नहीं कर सकते वगैरह। फिर सेकेंडली हमने रिवाइज की इसको कि अच्छा फिर जो ये रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रिक मीटर है इसको तो आप खत्म करें, वो टेम्परेरी मीटर से या सिंगल फेज से डायरेक्टली 3 फेज के नेट मीटर पे जा सके। और फिर ये जाके सितंबर 2020 से आफ्टर अंडरगोइंग ट्वाइस रिविजन ट्वाइस 15 जनवरी को फिर नेपरा ने डिस्कोस को एक डायरेक्शन दी कि जी ये आप नहीं कहेंगे कि पहले आप एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक मीटर लगवाएं फिर आप अप्लाई करें और उसके बाद दोबारा से एक डायरेक्शनल मीटर लगवाएं। ये डायरेक्टली ही जैसे ही उनको एक्सटेंशन ऑफ लोड मिलता है तो ये उनको डायरेक्टली लगा दिया जाएगा। सो ये हमारी दूसरी रिफॉर्म थी जिसपे वी वांटेड टू इन्फॉर्म यू। अगली स्लाइड पे चले। So we informed you कि how it evolved। initial proposal कुछ था और फिर ये after 2 rounds of iteration we agreed upon something which is still beneficial but it is not what the original proposal was। So we just wanted to give you an insight of how we have worked through these reforms। I'll stop here and if there are any questions or issues you're welcome। Thank you Mukarram Saab। Let me go to Irfan Yusuf Saab। Irfan Yusuf Saab आप बताइए व्हाट वुड यू लाइक टू से कि ये इसको और सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता। नेट मीटरिंग में मसला क्या है? नेट मीटरिंग छोटी सी चीज है बट एक तो मसला आ गया ना, अब हमारे पास इतनी कैपेसिटी आ गई, वी डोंट वांट नेट मीटरिंग, तो मेरा ख्याल हुकूमत ने रोक भी दिया। जी इरफान यूसुफ साहब बताइए। जी थैंक यू डॉक्टर साहब प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। सबसे पहले तो जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू मुकर्रम साहब मैं since last couple of months यही मीटिंग्स अथॉरिटी से करवा के अभी मैं उसी मीटिंग से आ रहा हूँ जहाँ पे हम डिस्कोर्स को टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा प्राइम कंसर्न था वही कंसर्न कंज्यूमर से भी रेज किया और वही कंसर्न जो हम आज भी फेस कर रहे हैं कि डिस्कोस आर मोर एम्पावर्ड, दे यूजिंग देयर पावर टू मैनिपुलेट द थिंग्स, दे आर चार्जिंग ब्राइबरी एवरीथिंग। जो उनको पैसे दे देता है तो उसका काम हो जाता है, जो पैसे नहीं देता उसका काम नहीं होता। तो आज भी बहुत सारे कंज्यूमर्स मेरे पास आ रहे हैं, वही लोग जो आपको अप्रोच कर रहे थे कि नेपरा के लाइसेंस को निकालें, वो पूरा जमघट्टा लगा के 20-25 लोग जो हमारे पास आए कि हमसे बड़ी गलती हो गई, वो दारा हमारा हैंड होल्डिंग करें क्योंकि डिस्कोस तो जो है ना हमारे जो बट we are pushing them and trying our level best कि नेट मीटरिंग को जितना प्रमोट कर सके। कि गवर्नमेंट की तरफ से एक कंसर्न आ रहा है कि इस वक्त 40 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन पाकिस्तान, तो कैपेसिटी उनसे मोस्ट ऑफ द टाइम आइडल रहती है, तो व्हाई वी शुड प्रमोट नेट मीटरिंग। अच्छा, दूसरा कंसर्न जो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की तरफ से भी आ रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहा है कि जो नेपरा ने टैरिफ नंबर दिया हुआ है जिसके ऊपर कंपनसेशन होती है नेट मीटरिंग के, दिस इज वेरी लुक्रेटिव। अगर आप एक जनरेशन पावर प्लांट लगाते हैं तो उसको हम नेपरा 6 रुपए पर किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जबकि जो ये कंज्यूमर है ये जो बिजली दे रहा है वो 12 से 15 रुपए के पर बिजली जो है वो, तो उनके लिए फाइनेंशियली शायद थोड़ा सा वायबल नहीं है। हम इस चीज को भी कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं इस वक्त ओवरऑल कैपेसिटी जो नेट मीटरिंग इंस्टॉल हुई है लेस देन 0.5 गीगावाट है। 40 गीगावाट के सिस्टम में 0.5 गीगावाट इतना वो कोई बहुत बड़ा चंक नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हमें इसको देखना पड़ेगा, पर्टिकुलरली विद द व्यू कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए फाइनेंशियली वायबल हो और हमारे जो गवर्नमेंट है उनकी गवर्नमेंट की एंटिटीज हैं, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी,
उनके लिए ये वायबल रहे कि ये बिजनेस पावर सेक्टर का जो कर रहे हैं वो चल सके। ये कि हमारे वो तमाम कंज्यूमर जो पेइंग कंज्यूमर्स हैं वो सारे के सारे सिस्टम से आउट हो जाएं और हमारी कैपेसिटी ऐसे आइडल पड़ी रहे, तो फिर इवेंचुअली होगा ये कि जो भी बाकी जो कंज्यूमर बचेंगे उनको उसकी कैपेसिटी चार्जेस पे करने पड़ेंगे और हमारा जो टैरिफ जैसे इंक्रीज हो रहा है ये टैरिफ इंक्रीज होता चला जाएगा। बट वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन देम एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। और इंशाल्लाह अभी तक तो हमने कोई डिसीजन नहीं किया नेटवर्किंग रोकने का। We will be continuing, inshallah. Rather, we are coming with some new reforms in it, and we'll continue with the regime till the time के ये certain capacity threshold reach नहीं हो जाता। जिसमें एक important element है जो कि हम सबको consider करना चाहिए, और ये शायद मैंने पहले भी highlight किया था। देखिए, net metering is not that simple thing ना। Basically, it's a generation plant that's connected to the system. तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बैठे होंगे वो दे कैन इजीली अंडरस्टैंड थिंग्स कि जब ये सिस्टम ऐड होता है और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बैक करती है टू द सिस्टम, अगर विद इन अ ट्रांसफार्मर कैपेसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो इट कैन इम्पैक्ट द ट्रांसफार्मर लाइफ, इट कैन इम्पैक्ट द ओवरऑल बैक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इट कैन डैमेज द सिस्टम इन एनी वे। उसकी कंट्रोल मैनेजमेंट में, जिसको हम टेक्निकल टर्म में हम कहते हैं ट्रांसफार्मर बजट, वी हैव टू मेंटेन दैट ट्रांसफार्मर बजट, ताकि बैकफ्लो जो है वो 400 वोल्ट से 11 केवी से 132 पे 220 के ऊपर ना जाता रहे। ज्यादा जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ये विद इन द सिस्टम ऑफ 400 वोल्ट ही कंज्यूम होता रहे। इससे ज्यादा ऊपर जाएगी तो ऑफ कोर्स लॉसेज एड ऑन होते हैं और आगे जो जिसको उसके अदर पैरामीटर्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है और उनके वोल्टेज रेगुलेशन। तो वी हैव टू स्ट्राइक डाउन अ बैलेंस। वो इसी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू बी वेरी श्योर कि जो ट्रांसफार्मर बजट इज मेंटेन बाय द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि अभी आप अगर देख रहे होंगे कि इनिशियली जो डोमेस्टिक कंज्यूमर थे उनका फ्लो बहुत ज्यादा था, पर लेटली कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर का फ्लो बढ़ गया है काफी ज्यादा। मैं अभी आज ही 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से डिस्कस कर रहा था। They've indicated कि they are having more than 200 applications every month from the industrial commercial side, और जिनमें सिस्टम अप टू 1 मेगावाट की एक लाइन लगी हुई है। तो जब ये सिस्टम इंटरकनेक्ट होंगे, ऑफ कोर्स जब आप 250 किलोवाट से ऊपर जाते हैं सिस्टम के, तो उनके 400 वोल्ट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। और क्योंकि सोलर जो सी है रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, it varies with the additional level, varies with the conditions, it varies with the aerosol। तो उसकी वेरी हमारे जो ग्रिड मैनेजमेंट या डीएचए में जहाँ पे इन्फ्लक्स है बहुत सोलर का, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को फिर वो सारी जो उसकी डिमांड मैनेज इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है। तो दिस काइंड of things which basically are very of technical nature, and these are the basically important things which we need to take care of while promoting net metering। ये कहते हैं ना बहुत आसान है कि 5 किलोवाट 10 किलोवाट के सिस्टम का मैटर करते हैं, लेकिन एक ही गली में अगर 100 घर है और 100 घरों ने 500 किलोवाट 5 किलोवाट के सिस्टम लगा दिए तो आधा मेगावाट तो वही हो गया ना। तो आधा मेगावाट का मतलब है कि जो ट्रांसफार्मर कैपेसिटी हो तो वहीं पे खत्म होगी। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इस ओवरऑल सिस्टम और डिजाइन में। नेट मीटरिंग को अभी इंशाल्लाह जैसे मैंने पहले इंडिकेट किया, विल बी टेकिंग फॉरवर्ड एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अप सम न्यू थिंग्स। अभी मुकरम साहब ने इंडिकेट किया कि व्हाई एईडीबी सर्टिफाइड वेंडर इज रिक्वायर्ड। अच्छा, ये बेसिकली इट्स नॉट अ न्यू थिंग, एक्चुअली वी हैव टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड दैट इज हैपनिंग ना। दुनिया ने इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये देखा है कि जहां पे सिस्टम लगे हैं, और हमने भी यही एक्सपीरियंस किया है कि पाकिस्तानी मार्केट में भी चाइनीज और नंबर 2 पैनल इक्विपमेंट की बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स है। अच्छा, अब ये इक्विपमेंट जब कनेक्ट होता है सिस्टम के साथ तो इट कैन प्ले इन एनी वे डायरेक्शन। इन्वर्टर की जो सी है, अगर तो साइन वेव क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है जो कनेक्ट होगा तो डेफिनेटली उसकी फ्रिक्वेंसी को डिस्टर्ब करेगा, वो डेफिनेटली वोल्टेज प्रोफाइल को डैमेज करेगा, वो उसके पावर फैक्टर को हिट कर सकता है। तो ये चीजें हैं जो कि हमें कंसीडर करनी है वाइल प्रमोटिंग द इक्विपमेंट।
अच्छा, हमने जब ADB ने क्या प्लान स्टार्ट किया तो उन्होंने थ्री प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी स्टार्ट की थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रोल द इक्विपमेंट क्वालिटी. जो भी इंपोर्ट होगा दैट हैज टू कंप्लाई विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. सेकंड, इंस्टॉलर्स शुड बी दोज जो कि गुड प्रैक्टिसेस इंश्योर करते हो, ताकि हम लोग कंट्रोल कर सकें कि वही लोग जो से काम कर रहे हों जो कि मार्केट में एक अच्छा नाम रखते हैं, जो कि रजिस्टर्ड लोग हैं, जो कि एक अच्छी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे. एंड थर्ड लेवल के ऊपर परफॉर्मेंस ऑडिट्स. वो तमाम सिस्टम जो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं उनका परफॉर्मेंस ऑडिट भी किया जाए थर्ड पार्टी के थ्रू, ताकि देखा जाए कि आया कि जो स्टैंडर्ड, ग्लोबल स्टैंडर्ड जो नेपरा ने स्पेसिफाई किए हुए हैं, जो ADB ने स्पेसिफाई किए हैं, वो आया कि कंप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे. अच्छा, ये अब इसको हम देखते हैं कि ये दुनिया में कहाँ हो रहा है. आप दुनिया भर के मार्केट उठा के देख लें, आप US के मार्केट उठा के देख लें, आप इंडिया के मार्केट उठा के देख लें, बांग्लादेश के मार्केट उठा के देख लें, चाइना के मार्केट उठा के देख लें. ये सिस्टम्स और प्रोसेस वहां पे सब हर जगह सेट इन प्लेस है. आपको रीइन्वेंट द व्हील नहीं करने जा रहे. पर्पस ये है, हम सर्विस देना चाहते हैं टू कंज्यूमर्स, वो हम कंज्यूमर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने एसेट्स को स्टेक पे नहीं डालना चाहते. हमने जो से एक बैलेंस स्ट्राइक डाउन करना है जहां पे तमाम स्टेक होल्डर्स इवनली इस फैसिलिटी से बेनिफिट उठा सके. जहां पे डिस्कोस के जो से कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स आते हैं, वहां पे कुछ डिस्कोस के फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हैं, बिकॉज नेट मीटरिंग के 3 बेनिफिट्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंजॉय करती है. नंबर 1, उनको इलेक्ट्रिसिटी एट सोर्स अवेलेबल होती है. नंबर 2, जब एट सोर्स के ऊपर जो सा वोल्टेज जो सा है वो बैलेंस होता है ड्यू टू इन्वर्टर्स क्वालिटी. और नंबर 3, आपका जो सा है जो पीक लोड है ड्यूरिंग द डे टाइम, वो जो सा शेफ होता है, जिसकी वजह से उनको जरा महंगे प्लांट नहीं चलाने पड़ते. तो जहाँ बेनिफिट्स हैं वहां पे कुछ नेगेटिव्स भी हैं, तो वी हैव टू स्ट्राइक डाउन द बैलेंसेस एंड वी हैव टू कीप देम अलोंग. हम इस तरह लेके चलेंगे सिस्टम को तो तमाम स्टेक होल्डर साथ लेके चलते रहेंगे. जब लेकिन अगर किसी एक स्टेक होल्डर को लगा कि दिस सिस्टम वर्क्स नॉट फॉर देम, तो ऑफ कोर्स वो अपना कंसर्न रेज करेगा, जैसे कंज्यूमर से रेज किया था, कल को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी वो अभी भी हमारे पास एप्लीकेशन लेके आएंगे क्योंकि अभी हमने टर्न डाउन कर दिया है. लेकिन दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स विद फाइनेंशियल नंबर्स कि जिस तरह से कंज्यूमर आउट हो रहे हैं उनका टैरिफ इज गोइंग टू इम्पैक्ट एंड इज गोइंग टू गो अप, और वो फिर जो बाकी मानदा जो कस्टमर्स होंगे उसको उनकी प्राइस पे करनी पड़ेगी. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू लिमिट द नंबर्स, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल प्रमोटिंग नेट मीटरिंग. थैंक यू. Thank you. I think there are some other raised hands. उनको भी हम शाहिद चीमा साहब और अब्दुल्ला साहब भी मेरे ख्याल बात करना चाह रहे हैं. जी, अभी we'll bring them in. जी, शिराज अनवर खान साहब, डायरेक्टर ADB, बताइए आपका क्या ख्याल है? जी, go ahead, शिराज साहब. Assalamu alaikum. Thank you very much for providing us this opportunity. First of all, we would like to appreciate the effort made by Board of Investment in simplifying the procedure for installation of net metering based systems. अब इसमें हम अगर थोड़ा सा देखें तो 2 different perspectives के ऊपर हम बात कर रहे हैं. The one is कि जहाँ पे BOI has come forward और उन्होंने कुछ amendments propose की in the regulations actually to facilitate the consumers to fast track the installation of this net metering based installation, one thing. And on the other side, जो Dr. Irfan Yusuf साहब ने एक point raise किया कि जिस तरह से ये number of installations increased हो रही है, हमने witness किया, मतलब as of date, मतलब approximately more than 400 megawatt has already been installed. और अगर हम अपनी ओन ग्रिड IPP स्केल के ऊपर देखें तो मतलब 430 मेगावाट अब तक इंस्टॉल हो पाया है. तो वी कैन सी कि नेट मीटिंग किस तरह से फास्टली पेनिट्रेट कर रहे हैं इनटू द सिस्टम. तो इसका इम्पैक्ट ऑन द अदर कंज्यूमर और ऑन द सर्कुलर डेट, तो उसको देखने की जरूरत है. तो दो पैरेलल में 2 बड़ी डिफरेंट सी चीजें चल रही हैं. तो जहां तक तो बात हम करें कि जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ से जो अमेंडमेंट्स प्रपोज हुई थी एंड अकॉर्डिंगली रेगुलेशंस में जो चेंजेस हुई उसके तहत, तो वी रियली अप्रिशिएट दैट बिकॉज दैट एक्चुअली हेल्प द कंज्यूमर टू गेट देयर सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन अ फास्ट ट्रैक बेसिस. और ये अमेंडमेंट सिर्फ नेपरा की रेगुलेशंस में नहीं हुई, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ से प्रपोजल आया था और ADB की जो सर्टिफिकेशन रेगुलेशंस थी
उनको भी हमने लास्ट ईयर रिवाइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड बाय बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और काफी हमने सिंप्लीफाई किया है टू गेट द थिंग्स मूव ऑन अ फास्ट ट्रैक बेसिस। मतलब लास्ट ईयर 2021 अगस्त में हमारी न्यू रेगुलेशंस आई थी, एंड एज ऑफ डेट मतलब मोर देन 100 vendors have been certified by AEDB under the new regulations and who are providing services to the consumers. But एक चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करता जाऊँ कि जिस तरह मुकर्रम साहब बता रहे थे कि जब ये नेपरा वाली जो अमेंडमेंट्स प्रपोज हो रही थी, तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फियर था कि जी अगर हम नेपरा को इस पूरे प्रोसेस से आउट कर देते हैं तो वो जो डिस्को के ऊपर एक प्रेशर होता है, जो एक नेपरा रेगुलेटरी व्यू लेके या मतलब उनके जो एक कंट्रोल है वो जब ओवरलुक कर रहा होता है चीजों को, तो इस तरह से ना हो कि नेपरा को हम एलिमिनेट करें इस पूरे प्रोसेस से तो दूसरे एंड के ऊपर चीजें फर्दर डिले होना शुरू हो जाए। तो उस टाइम ये कंसेंसस एक डेवलप हुआ, व्हिच आई गेस वाज द राइट कंसेंसस कि जी नेपरा बीइंग रेगुलेटर उनकी ड्यूटी है टू ओवरलुक द डिस्कोस और उन्हें टाइमली रेगुलेट करना है सेक्टर को, अगर वो जनरेशन लाइसेंस दे रहे हैं और अदरवाइज। और अगर हम नेपरा का एक्ट देखें तो नेपरा का एक्ट भी यही कहता है कि वो टाइम टू टाइम हम ये जनरेशन लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ कर देंगे। तो ये चीज तो हम इंडोर्स कर रहे हैं कि एज ऑफ डेट बाय वेविंग ऑफ दिस रिक्वायरमेंट ऑफ इशुएंस ऑफ जनरेशन लाइसेंस बाय नेपरा, कुछ डिस्कोस की एंड से चीजें काफी डिले हो रही हैं और वहां हम समझते हैं कि जिस तरह एट दैट पॉइंट इन टाइम ये डिसाइड हुआ था कि एक डिटेल मैकेनिज्म जो है वो शुड बी सेट इन प्लेस बाय नेपरा, वेयर इन वो डिस्को से टाइमली जो है वो फीडबैक ले रही होंगी और वो इंश्योर कर रही होंगी कि डिस्कोस जो है वो टाइमली इम्प्लीमेंट करें और टाइमली प्रोसेस करें एप्लीकेशन नेट मीटिंग की। वो आज की डेट में एक चीज मिसिंग है एंड वी नीड टू वर्क ऑन दैट बिकॉज उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें, और हमें काफी फीडबैक आ रहा है फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड फ्रॉम आवर सर्टिफाइड वेंडर्स कि जी कुछ डिस्कोस काफी डिले कर रही है और उसकी वजह से उनको काफी प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। अगर हम AEDB के एंड पे देखें तो नेपरा की रेगुलेशंस जो कि अभी यहाँ पे प्रेजेंटेशन में बताया गया, एक 90 डेज का टाइम देती हैं फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ नेट मीटिंग बेस्ड सिस्टम। तो हमने डिस्कोस के साथ एक कंसल्टेशन करके डिटेल्ड एक यूनिफॉर्म एक्टिविटी फ्लो चार्ट बनाया फॉर ऑल द डिस्कोस और उसको हमने टाइमलाइन को रिवाइज कर दिया और 90 डेज को हमने रिड्यूस किया to 60 days, and that revised activity flow chart with reduced timeline has already been forwarded by the power division to all discos with the direction to implement it in letter and spirit, and this is some 2 weeks back. But again we need to see कि उनका response किस तरह से आता है उसके ऊपर, और वो उससे कुछ improvement होती है। But definitely we need to have the support of NEPRA कि वहाँ से जरा direction जरा strong जानी चाहिए to the discos कि वो इन टाइमलाइंस को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करें। अब अगर हम दूसरे पॉइंट के ऊपर आ जाएं जहां पे हम देख रहे हैं कि जी कोई पेनिट्रेशन इतनी फास्ट ट्रैक हो रही है और उस पेनिट्रेशन की वजह से बिकॉज वी ऑल नो कि सोलर जो है वो डे टाइम में अवेलेबल होता है एंड देन इवनिंग में नहीं होता, एंड जो हमारे CPP है जो पावर परचेजिंग एजेंसी है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इवनिंग टाइम के लिए उनको फिर एक सर्टेन प्लांट की कैपेसिटी अवेलेबल रखनी होती है फॉर ऑल दोस पीपल जो डे टाइम पे सोलर पे एंड देन वो एकदम शाम को नेशनल ग्रिड पे शिफ्ट होते हैं, तो दैट कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड टू बी इन प्लेस फॉर ऑल दोस कंज्यूमर्स। बट उसको हैंडल करने के लिए हमें तो थोड़ा सा होलिस्टिक अप्रोच लेनी चाहिए। वी अंडरस्टैंड कि आज की डेट पे जो नेपरा की रेगुलेशंस हैं वो काफी ज्यादा फैसिलिटेट करती हैं टू द कंज्यूमर्स हु आर ऑप्टिंग द नेट मीटिंग बेस्ड सिस्टम। मतलब एज ऑफ डेट अगर हम रिटर्न देखें तो 25 इयर्स अगर प्रोजेक्ट की लाइफ है तो मेरे सिस्टम की, तो मेरा पे बैक पीरियड इज नॉट मोर देन 4 or 4.5 इयर्स। तो उसको हमें थोड़ा सा एनालिसिस करके एक होलिस्टिक अप्रोच लेके एक प्रॉपर नंबर के साथ आना चाहिए, बिकॉज अभी रिसेंटली हमने विटनेस किया कि जो हमारी एग्जेम्पशंस थी ऑन रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट व्हिच वाज कमिंग फ्रॉम सेल्स टैक्स एक्ट 1990 दैट हैज बीन विथड्रॉन थ्रू फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट 2022। अब उसके पैरेलल में अगर हम कोई इस तरह का नंबर लेके आ जाएंगे या कोई इस तरह का मैकेनिज्म लेके आ जाएंगे जो फर्दर बर्डनाइज कर रहा होगा, और मेरा पे बैक मतलब लेट्स से माय पे बैक इज गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम मतलब 12 years onwards, तो then it doesn't make any sense। और हम विटनेस करेंगे डेफिनेटली
कि ये जो पेनिट्रेशन इतनी फास्ट ट्रैक हो रही है नेट मीटरिंग की, ये सडनली स्टॉल हो जाएंगी चीजें, बिकॉज ये जो कमर्शियल वाइबिलिटी है दैट इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। हम कुछ भी कहते नहीं कि नेपरा की रेगुलेशंस आई, एडीपी की रेगुलेशंस आई, मतलब अगर हम मार्केट को देखें तो जैसी बैंकेबिलिटी बनना शुरू हुई, कमर्शियल वाइबिलिटी बनना शुरू हुई इन सिस्टम्स की, तो वो पेनिट्रेशन फास्ट ट्रैक होना शुरू होगी। अब उसको हमें होलिस्टिकली सबको बैठ के कोई इस तरह की एक मेथोडोलॉजी और एक नंबर के साथ आना चाहिए which would be win-win for the sector। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा था with the members। Thank you very much। शिराज साहब, मुझे समझ नहीं आई कि नेपरा की जरूरत क्यों है नेट लाइसेंस, नेट मीटरिंग में? ये डिस्कोस का काम क्यों नहीं होना चाहिए? व्हाई शुड नेपरा बी इन देयर? अगर नेपरा है तो ऑब्वियसली डिले कॉज होगी। जब मुझे याद है कि मैं भी लगवा रहा था नेट मीटरिंग, तो नेपरा के पास 3-4 महीने फाइल पड़ी रही। इज दैट अ गुड थिंग? मैं बिल्कुल आपके पॉइंट ऑफ व्यू को इंडोर्स कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि जब नेपरा की तरफ से ये रिक्वायरमेंट वेव ऑफ हो गई है, इट डजंट मींस कि नेपरा इसको रेगुलेट करना छोड़ दे। नेपरा रिक्वायर्स टू हैव अ क्लोज लुक, और नेपरा को देखना है कि जो डिस्को के एंड पे एप्लीकेशंस आ रही है वो टाइमली प्रोसेसिंग उसकी हो रही है। ये नहीं कह सकता नेपरा, क्योंकि आज की डेट में मैं जनरेशन लाइसेंस नहीं दे रहा तो मैं इस पूरे सेक्टर को रेगुलेट नहीं करूंगा। तो मैं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को इंडोर्स कर रहा हूँ कि वहां काफी। दूसरी चीज मुझे ये समझ नहीं आई कि नेपरा, ये आपने कहा ना कि देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द प्रोजेक्ट्स दैट आर बीइंग पुट अप एंड नेट मीटरिंग। सो नेट मीटरिंग अभी तक आप कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कितने 280 मेगावाट से ये कितनी हुई है? मतलब एज ऑफ डेट मतलब 400 मेगावाट क्रॉस कर दिए। 400 megawatts. So that's very tiny. That's almost useless. That means के 400 out of 30,000 हमारी peak demand 30,000 है ना, ये कुछ ऐसे। तो 400 divided by 30,000, it's very very slow. That means obviously somebody is slowing it down. Am I right? जी इंजीनियर मोहसिन साहब, आप बताइए क्या ख्याल है? तो प्रोसेस में स्लो लग रहा है। जी सॉरी, लेट मी दिस पॉइंट। We are not asking कि इसको स्लो डाउन करना चाहिए, बट we are saying कि 400 मेगावाट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुकी है, और जो आपकी एज ऑफ डेट जो हमने इसको जो टैरिफ दिया हुआ है उसको जरा सा रीलुक करने की जरूरत है। बिकॉज जो 400 मेगावाट के कंज्यूमर्स हैं विच आर मोर देन 22,000 एज ऑफ डेट, तो पता ये चलता है कि उनके लिए जो कैपेसिटी हमने इंस्टॉल की हुई है, बिकॉज इवनिंग टाइम में ये सारे शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द ग्रिड, तो वो जो बैलेंस कंज्यूमर्स हैं उनको पे ऑफ करनी पड़ती है। तो जो इनके अगेंस्ट हमने कैपेसिटी इंस्टॉल की हुई है उनकी कॉस्ट बेसिकली इनके टैरिफ में इंक्लूड होनी चाहिए, कोई फिक्स कॉस्ट नंबर होना चाहिए, ताकि वो दूसरे जो लोग नेट मीटिंग पे नहीं जा रहे तो उनको इनके अगेंस्ट पेनलाइज ना किया जाए। यानी कि अभी हमारी 1% बिजली जो है आ रही है सोलर से, तो दैट्स वेरी वेरी स्लो। एंड आप कह रहे हैं कि इनका टैरिफ एडजस्ट करना चाहिए such that the other consumers subsidize them, or which way should the subsidy go? Just for instance, आप देखें 20,000 हमारे सिस्टम्स हैं नेट मीटिंग के एज ऑफ डेट, मेकिंग अ क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ 400 मेगावाट। अब हो क्या रहा है कि ये 20,000 कंज्यूमर्स डे टाइम के ऊपर सोलर के ऊपर अपना पूरा चल रहे हैं इनका लोग, और जैसे ही इवनिंग होती है ये नेशनल ग्रिड पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक, जैसे ये नेशनल ग्रिड पे शिफ्ट होती है तो एक सर्टेन कैपेसिटी हमने की हुई है फॉर दीज पीपल्स जो है। अब वो जो कैपेसिटी इनके लिए हमने प्रोक्योर की हुई है, वो जो हमारे बैलेंस कंज्यूमर्स हैं वो उसको पे ऑफ कर रहे हैं एज ऑफ टुडे। तो जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि जो इनके अगेंस्ट कैपेसिटी प्रोक्योर की गई है वो कोई फिक्स कॉस्ट नेपरा डिटरमिन करे। बिकॉज आज ये 400 मेगावाट है, कल ये 400 मेगावाट नहीं होगा, कल ये 2000 मेगावाट हो जाएगा, 5000 मेगावाट हो जाएगा। तो सिस्टम को बैलेंस करने के लिए वी नीड टू कम अप विद अ प्रॉपर नंबर जो हमें एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाए। इस तरह से ना हो कि डाउन द रोड मतलब पता ये चले कि 1000 मेगावाट के ऊपर बिकॉज वो टैरिफ नंबर कुछ इस तरह करे कि हमारा पूरा सिस्टम इंस्टॉल्ड हो जाए। तो इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस कि नेट मीटिंग पेनिट्रेशन
इंक्रीज हो इन द ओवरऑल जनरेशन। तो हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना चाहिए। शिराज साहब, एक छोटी सी आपसे सवाल पूछूं, आपने कोई ADB ने इस चीज पे कोई रिपोर्ट लिखी हुई है? क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव कोई रिपोर्ट्स होनी चाहिए जिससे हमें डेटा मिले। कोई है रिपोर्ट आपके पास इसकी? जी 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 जी, हमने एक पावर डिवीजन के साथ मिलकर इसके ऊपर डिटेल्ड वर्किंग की हुई है। हाँ। और उसी बेसिस के ऊपर मतलब ADB पावर डिवीजन जरा भेजे ना, लेट्स लुक एट इट, बिकॉज़ भेज दें प्लीज। इरफान यूसुफ साहब, नेपरा ने कुछ किया हुआ इस पे? जी डॉक्टर साहब, हमने बेसिकली इसके ऊपर काफी डिटेल वर्किंग की हुई है ऑलरेडी, और राजन अभी हम प्रपोज कर रहे थे कि एक चार्ज नंबर के तौर पर लगा दिया जाए, जो कि जो भी नेट मीटरिंग कंज्यूमर आए वो उसे कंपनसेट करे। लेकिन अभी अथॉरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू ये था, जो कि अभी आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू है, कि इस नेट मीटरिंग की कैपेसिटी 400 मेगावाट को क्रॉस की है। इट्स वेरी टाइनी एट द मोमेंट। इसको किसी लेवल पे जाने दें, जब ये एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगी तो फिर हम इसको देख लेंगे। जब ये डिस्कोर्स की जो उसकी बैलेंस शीट को नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव कंडीशन तब हम इसको एक टैरिफ को इम्पोज करेंगे। इस पे कोई रिपोर्ट आप लोग क्यों नहीं छापते? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। आपके थॉट्स होता ये डॉक्टर साहब, ये सारा होता है बेसिकली कुछ एक हमारी इंटरनल वर्किंग्स होती हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं, जो किसी अथॉरिटी की कंसीडरेशन के लिए आती है। इसको हम पब्लिक इसलिए नहीं कर, पब्लिक सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन करते हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हम समझते हैं कि उनको ठीक है लेकिन के लिए करना चाहिए। अभी अगर तो हमने प्रोसीड किया होता फॉर इंक्रीजिंग द टैरिफ नंबर्स, तो फिर तो डेफिनेटली ये रिपोर्ट जो सी हमने पब्लिक करनी थी फॉर सीकिंग इनपुट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। उसमें फिर आपसे शेयर करते हो, बाकी लोगों से भी शेयर करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि कोई डिसीजन मेकिंग इसमें नहीं हुई, हमारी इंटरनल ही थी, तो ऐसे तमाम रिपोर्ट्स जिसके ऊपर भी कोई डिसीजन मेकिंग ना हो, अथॉरिटीज पब्लिक नहीं करती। 0.05% households have electricity right now, sorry, solar right now. So it's a very small percentage. जी मोहसिन जहीर साहब से पूछें, रीजनल सेल्स मैनेजर। जी मोहसिन साहब। मोहसिन साहब नहीं है? चलिए जी, अवैस अली साहब। अवैस अली साहब, यूट्यूबर, बताइए यूट्यूबर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैंने 1 साल पहले अपना सोलर लगाया था, और उस पर फिर मैंने यूट्यूब पे गाइड्स में आने शुरू किए थे सोलर के, और उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया लोगों का। उससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया काफ़ी इंटरेस्ट है लोगों का, और there's this lack of information for the public to get authentic information. उससे काफ़ी मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि there's a lot of demand for solar, और जैसे आप लोगों ने सारा डिस्कस किया आज, तो उसमें we also see the data for that. मैं कुछ चीज़ें जो पॉइंट्स रेस किए गए थे उनको एक कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से शेयर करना चाह रहा था, if you allow me. Please go ahead. अच्छा, एक जो है मुझे समझ नहीं आती, एक रिक्वायरमेंट है या एक हर्डल है कि बंदा अगर नया घर बना रहा है तो द कंज्यूमर कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई फॉर अ ग्रीन मीटर। उसको पहले एक कनेक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, सिंगल फेज या 3 फेज, एंड देन उसको ग्रीन मीटर के लिए एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम डायरेक्टली नया कनेक्शन एक ग्रीन मीटर का अप्लाई करें? पहला ये मेरा सवाल है, इसमें क्या हर्डल है? दूसरा, पहले ये डिस्कस किया गया था कि डिस्कोस जो है कंज्यूमर से 15 रुपए में बिजली खरीद रहे हैं। एज फार एज आई नो इट्स नॉट ट्रू। हमसे 9 रुपए में बिजली खरीदी जा रही है, और वही बिजली हमें वापस 18 रुपए में बेची जा रही है। तो 9 रुपए में खरीदते हैं और फिर 18 में हम वापस उसको खरीद रहे होते हैं। तीसरा, वही टैक्सेशन का इशू है कि सोलर पे टैक्सेशन लगा दी है। ये दुनिया के उलट सिस्टम जा रहा है। पूरी दुनिया में इस पे टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं, गवर्नमेंट आपको पैसे देती है टू इंस्टॉल सोलर, मगर पाकिस्तान में इसमें उल्टा हिसाब है कि वी हैव टू पे टैक्सेस, और वो भी काफी ज्यादा टैक्सेस हैं, इतना कम नहीं है। तो ये अगेन इसको मुझे लगता है जानबूझ के किया गया टू स्लो डाउन सोलर अडॉप्शन। अच्छा, एक और इशू जो मैंने फेस किया था, नेट मीटरिंग लगाने के बाद इट टुक माय डिस्को ऑलमोस्ट
3 months टू फिगर आउट कि उन्होंने नेट मीटरिंग का बिल कैसे भेजना है। तो हुआ ये कि मेरा ग्रीन मीटर तो लग गया था, उसके बाद जो है 2 महीने तक मुझे 0 यूनिट्स का बिल आता रहा, और तीसरे महीने उन्होंने 3 महीने का मिला के मुझे बिल भेज दिया, ठोक दिया उस पर। अब उसमें ये हो गया, एक तो मुझे हायर स्लैब्स के बिल पे करने पड़े, और उसके अलावा अब ये जो है पिछले महीने उन्होंने उस फरवरी के महीने में जो 3 महीने का बिल एक साथ भेजा था, उस पर उन्होंने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी डाल के दे दी है। तो इवन दो उस पे फिर मुझे 12,000 रुपए का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे करना पड़ा, विच इज वेरी अनफेयर टू मी एज अ कंज्यूमर। तो ये एक मुझे समझ नहीं आया कि क्यों इतना टाइम लगता है, एक ग्रीन मीटर लगाने के बाद भी इतना टाइम लगता है कि बिल भी नहीं भेजा जाता नेट मीटरिंग का। तो 2-3 महीने लग जाते हैं इनको, डिस्कोस को। और मुझे खुशी हुई कि यहाँ पे रिकग्निशन है कि कितनी ब्राइब्स ली जाती हैं डिस्कोस की, और डिस्कोस यहाँ पे डिस्कस किया गया कि काफी ज्यादा एम्पावर्ड हैं। ब्राइब्स मेरे ख्याल से काफी कम आप लोगों ने डिस्कस किए हैं, 10-20 हजार नहीं है ये, ज्यादा हैं, लाखों तक रीच करती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किधर कौन बैठा हुआ है यहाँ पर। तो ये लाखों में बात है, ऐसा नहीं है 10-20 हजार की बात नहीं है, बहुत ज्यादा यहाँ पे ब्राइब्स हैं। और डिस्कोस के पास दे हैव टू मच पावर। उसको इसमें एक और मैं सजेशन देना चाह रहा था कि इनकी एम्पावरमेंट को, यानी एक कंज्यूमर, जैसे आपने वो पूरा एक शुरू में फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी कि पूरा प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस में इतने दिन लगेंगे, यूं। अब एप्लीकेशन प्रोसेस अगर रिजेक्ट हो जाती है तो एज अ कंज्यूमर डू आई हैव एनी फोरम, वेयर डू आई गो टू अपील एनी अगेंस्ट दैट? तो होता ही है कि फ्रॉम अ कंज्यूमर परस्पेक्टिव, अब वो डिस्को जो है मुझसे रिश्वत मांग रहा है, तो अब अगर मैं उसको रिश्वत नहीं दूंगा तो मेरी एप्लीकेशन प्रोसेस मोस्ट लाइकली रिजेक्ट कर देगा। अब वो अब इफ आई टेक अ प्रिंसिपल स्टैंड ऐसे कि ठीक है मैं रिश्वत नहीं दूंगा, और वो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, मैं किधर जाऊंगा? देयर शुड बी अ फास्ट ट्रैक कोर्ट या सम फोरम जहाँ पे एक कंज्यूमर जो है वो अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर सके, और वो डिस्को की जो एप्लीकेशन प्रोसेस जो रिजेक्ट हुई है उसको अपील कर सके। अच्छा, इसके अलावा एडीबी लाइसेंस कंपनीज का जो है इशू वो यही है कि सप्लाई डिमांड इशू। तो लाइसेंस कंपनीज जो है वो शॉर्ट सप्लाई में है, क्योंकि लाइसेंसिंग काफी मुश्किल है। उसमें भी जो मैंने सोलर कंपनी से बात की है उसमें भी रिश्वत चलती है। और फिर होता ही है कि ये जो फिर जिनको लाइसेंस मिला हुआ होता है कॉन्ट्रैक्टर्स को या कंपनीज को भी, देन दे लेंड आउट दीज लाइसेंसेस एज अ, यानी एंड में कंज्यूमर को ही उसका फी पे करना होता है कि जैसे कि किसी के पास लाइसेंस है, कंपनी इंस्टॉल कोई और कर रही है, किसी और का लाइसेंस इस्तेमाल हो रहा होता है, एंड दे रेंट आउट देयर लाइसेंस, और फिर वो कंज्यूमर्स पे फॉर दैट। तो इसको भी आई फील कि इसको थोड़ा आप इजी कर दें एडीबी लाइसेंसिंग को, क्योंकि कंपनीज बहुत हैं और मगर एडीबी अप्रूव्ड कंपनीज बहुत शॉर्ट हैं और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उसको मीट करना चाहिए सप्लाई डिमांड को। अच्छा, लास्टली एक और कंसर्न शेयर किया गया था कि जो सोलर कंज्यूमर्स हैं वो दिन में सोलर इस्तेमाल करते हैं, फिर रात शाम में जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं टू द ग्रिड, एंड उसके लिए हमें कैपेसिटी रखनी चाहिए, और वी शुड चार्ज फॉर दैट कैपेसिटी फॉर नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स। देखिए, सिर्फ ये नेट मीटर्ड या वो ऑन ग्रिड सिस्टम्स नहीं है जो रात को शिफ्ट होंगे। जैसे अगर आप इसको अनरीजनेबली ये कैपेसिटी आप इनको चार्ज करते हैं, तो देन पीपल विल जस्ट स्टार्ट शिफ्टिंग टू विदाउट नेट मीटर सिस्टम। वो सोलर तो लगेगा ही लगेगा, वो होगा ये कि सोलर तो लगाएंगे मगर नेट मीटर का ऑप्शन को खत्म कर देंगे, और फिर वो दिन में सोलर इस्तेमाल करेंगे और रात को ग्रिड को आराम से शिफ्ट हो जाएंगे विदाउट नेट मीटरिंग ऑल्सो। दिस इज एन इशू। तो these capacity payments जो भी आप ये जो चार्जेस इंक्रीज करने का सोच रहे हैं, these should be it should be reasonable enough कि ये ना हो कि लोग फिर नेट मीटरिंग लगा ही नहीं और फिर they just install solar for themselves, और फिर वो
छोटे जो है कच्चे मीटर जो है वो अपने नेबर्स को दे दें और दे जस्ट गेट आउट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम थ्रू डिस्कोस। तो अभी जो फॉर्मलाइज हुआ है उसको उतना आप नहीं करें। ऑलरेडी आई थिंक जो बिजली खरीदी जा रही है 9 रुपए पे, इट्स लाइक इट्स नॉट वेरी हाई, बट अगेन अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, डिस्कोस की मोनोपोलीज हैं, तो देयर इज नथिंग वी कैन डू। बट ये कुछ मेरी चीजें मैं डिस्कस करना चाह रहा था। और बट आई ऑल्सो वांट टू अप्रिशिएट द पॉजिटिव्स। वो ये था कि वही 3 फेज वाला सिंगल फेज का जो आपने 3 फेज कनेक्शन का जो आपने रिक्वायरमेंट खत्म किया है, आई वाज अ पर्सनल बेनिफिशियरी ऑफ दैट। मेरा सिंगल फेज कनेक्शन था और आई वेंट डायरेक्टली फ्रॉम सिंगल फेज टू 3 फेज। और अगेन जो प्रोसेस मुझे एंड में 1 साल ही लगा नेट मीटिंग लगाने के लिए, but because of this requirement I was able to save a little bit of money, so thank you for that. Good job Awais, good job. It seems मुझे ये समझ नहीं आई कि you are telling me AEDB लाइसेंस इशू करता है, किस चीज का लाइसेंस इशू करता है? नहीं, कंपनीज। सो फ्रॉम अ कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव कि हमें सोलर अगर नेट मीटिंग लगवानी है तो वी शुड हायर एन AEDB कंपनी। AEDB इसके पैसे लेता है उनसे? जी शिराज साहब, AEDB पैसे लेता है कंपनी से लाइसेंस करने के लिए? शिराज साहब, इस तरह बेसिकली अगर हम ओवरऑल देखें तो जो AEDB की रेगुलेशंस हैं वो रिक्वायर करती हैं फॉर द कंपनीज टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद AEDB फॉर बट व्हाई? मुझे समझ नहीं आ रही व्हाई? सर इसमें 2-3 चीजें हैं। The first thing is कि we wanted to ensure in the interest of the consumer कि जो products installed हो रही हों वो जो quality products हैं, IEC standards को compliance करती हैं, वो products installed हो रही हो first, and secondly मतलब consumers, क्योंकि consumers काफी सारे हैं। But why is AEDB? मुझे समझ नहीं आ रही। I think एक तो licensing fee आपकी कितनी है, कितनी licensing fee लेते हैं आप? We have 3 different categories, the C1, C3. C1 is the one जो maximum installation कर सकती है without having any limit on them. तो ये कुछ चार्ज इनको for 3 years का इनको लाइसेंस इशू किया जाता है। 3 years इनकी लाइसेंसिंग फी 600,000 रुपीस। 600,000। और दूसरा tier 2? C2 की 480,000 rupees for 3 years, and they can install system up to 500 kilowatt. And then we have third category C3, which is up to 250 kilowatt, and their fees is I guess around approximately 300,000 for 3 years. अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि ये जो इतने पैसे आप इकट्ठे करते हैं, ये इससे क्या करते हैं आप? बेसिकली एज पर एक्ट AEDB ने जो अपने रेवेन्यूज हैं खुद से जनरेट करने होते हैं। ये सब एजेंसीज ने एक तरीका बना लिया कंज्यूमर्स को टैक्स करने का। आप जो ये पैसे ले रहे हैं तो फिर हम कंज्यूमर्स नहीं दे रहे हैं ना। तो कोई फ्रैंकली मुझे समझ नहीं आती कि ये जो चीज, मुकर्रम साहब आप इसको देखते हैं, ये जो एक यहाँ एक चीज जी मैं I'd like to come in। माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त डिस्कशन हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी अप्रिशिएट फाइड अगेन कि उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया है, ये अच्छी डिस्कशन की है, पॉइंट्स व्यू आ रहे हैं। ये जो रेगुलेशन का प्रिंसिपल है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस में, वो है कॉस्ट रिकवरी का। इसका मतलब है कि अगर आपने एक लाइसेंस इशू करना है तो उस लाइसेंस की स्क्रूटनी में, रिव्यू में जितनी आपकी रिसोर्सेज यूज होती हैं, लेट से कि 18 ग्रेड के अफसर का 1 घंटा 2 घंटा लगता है, 19 ग्रेड के अफसर का 1 घंटा लगता है, तो आप उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करके कॉस्ट रिकवरी मॉडल पे करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर ये आपके 2-3 अफसर यूज होते हैं और उनके 2-2 घंटे लगते हैं, सो प्रोबेबली जो उनकी सैलरी और बाकी चीजों पे कॉस्ट आती है वो 25,000 रुपए अगर आ जाती है, so the license fee should be around that. It should be a cost recovery model. It should not be a revenue generation model. और इसके अंदर हमने एक रिफॉर्म जो की है, जो हम चाहेंगे कि पाइट उसको करे, विच इज अ वेरी मीनिंगफुल, वो है PSQCA। एक ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। वो एक मार्किंग फी लग लेते हैं कि जिन प्रोडक्ट्स को भी वो करते हैं, तो उसकी बहुत बड़ी उन्होंने रखी हुई थी एज अ परसेंटेज
और वो परसेंटेज के अंदर एक एक प्रोडक्ट के ऊपर वो साल के 6-6 करोड़ रुपए ले रहे थे जस्ट टू इशू दैट मार्किंग फी। तो उसके अंदर हमने कोई रिफॉर्म की थी, वो फाइनल स्टेजेस पे है, वो आ जाती है। तो yes, we look at the scale of charges and fees and the global best practices that it should be cost recovery rather than revenue generation. Thank you, sir. यहाँ तो लोग रेवेन्यू जनरेशन कर रहे हैं जी। मेरा ख्याल है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मुझे नजर आती हैं हाईवे पे, सारी बनी हुई हैं लाइसेंस फीस है, और लाइसेंसिंग का निजाम तो हमने खत्म किया था यूब के बाद, पर ये कैसे स्लोली क्रीप इन कर गया लाइसेंसिंग का निजाम। देखिए आपका जो इस वक्त हिसाब है जो मैंने लगाया है, 0.05% ऑफ हाउस होल्ड्स हैव नेट मीटरिंग, जो फिगर्स उन्होंने दिए हैं। और ये अगर मैं इसमें वो डाल दूं एंटिटीज, तो इट शुड बी 0.01%। 0.0 कह रहे हैं 22,000 यूनिट्स है, 22,000 यूनिट्स, इसमें कुछ होंगे इंडस्ट्रीज वगैरह भी, शॉप्स वगैरह, अगर वो हैं तो 0.05%, 0.1% ऑफ हाउस होल्ड हैव नेट मीटरिंग। और आप कह रहे हैं कि जी वो 400 मेगावाट्स, 400 मेगावाट्स इज ओनली 0.1% ऑफ आवर बिजली। सो दिस इज सीरियस। आई मीन बाकी मुल्कों में कितना होगा ये भी जरा चेक करते हैं। वैसा आपको पता है बाकी मुल्कों में कितना है, वैसा बताइए। बाकी मुल्कों का मैं नहीं कह सकता, मगर ये आप जो कह रहे हैं 0.5%, ये भी इसको और अगर हम थोड़ा डाटा को देखते हैं तो ये जो परसेंटेज है इट्स कॉन्सेंट्रेटेड इन जो रिच एरियाज है हमारे DHA बैरियर टाउन, इधर ज्यादा है। और अभी इस तरह हमारे जो क्वेटा, हैदराबाद, गुजरावाला, ये तो भी इधर तो हम आए ही नहीं है, तो 0.0001, यानी यहाँ पे इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इतने ज्यादा हर्डल्स हैं, और डिस्कोज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोगों को तंग करते हैं। जितना मैंने अपने कमेंट सेक्शन में देखा है यूट्यूब वीडियोस में, लोग तंग आए हुए हैं। और अभी तो हम सिर्फ आयस्को लेस्को की बातें कर रहे हैं, जो यानी अगेन दिस इज द अर्बन पॉपुलेशन, और ये हम थोड़े से यानी इधर तो फिर एडॉप्शन ज्यादा है, मगर ये बाकी जो हमारे शहर हैं उधर तो बहुत कम एडॉप्शन है। तो आई डोंट नो व्हाट द फियर इज, कितना डर क्यों लग रहा है डिस्कोस को कि नेट मीटरिंग से पता नहीं क्या हो जाएगा। चलें, अगर आप मे बी देयर शुड बी रेगुलेशन के एक सर्टेन नेबरहुड में इतने ज्यादा नेट मीटर लाइसेंस से ज्यादा नहीं जनरेट होने चाहिए। बट अभी तो ये बहुत बड़ा मुल्क है, अभी हमें हैदराबाद, ये क्वेटा जो मैंने देखा है अपने वीडियोस में कमेंट सेक्शन में, वहां तो अभी बहुत ज्यादा मिनिस्कुल वो है एडॉप्शन, और देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट उधर। Good job, Awais. Good job. I must say that AEDB has been around since Bhutto's days, and I really don't understand कि AEDB क्या ये लाइसेंस सिर्फ इशू करती है। ये रिन्यूएबल एनर्जी पाकिस्तान में अगर 0.1% आई है AEDB के 50 साल के बाद, तो really need to look at AEDB a little carefully कि ये क्या करती है। I really need, शायद चीमा साहब आपका हाथ बड़ी देर से खड़ा है, आप बताइए ये क्या सिचुएशन है। I think you know something about this. शायद चीमा साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मौका दिया, बहुत शुक्रिया। और आई मस्ट अप्रिशिएट योर दिस जो सीरीज ऑफ वेबिनार्स हैव अरेंज्ड बाय द पाइट, एंड थैंक यू मुकर्रम साहब, आपने इसके ऊपर जो इतना जो रिफॉर्म्स लेके आए हैं, दैट इज अप्रिशिएटेड। और सर इसमें 2-3 बातें आपकी इजाज़त से करना चाहूँगा सर। एक तो ये है सर कि जो डिस्कोर्स को पावर तो इन्होंने दे दी है, लेकिन डिस्कोर्स के अंदर फिर आगे फर्दर कंसंट्रेशन है कि वो सिर्फ हेड ऑफिस ही अलाउड है उसको लाइसेंसिंग करने के या लोगों को नेट मीटरिंग अप्रूव करने के। दिस शुड बी लाइक अदर जनरल मीटर के जो आपका सब डिवीजन में एसडीओ है या एक्शन है, उसको अथॉरिटी हो एज पर उनके जो मेगा जो उसका किलोवाट पावर है उसके अकॉर्डिंगली, ताकि उसको वो लोकल लेवल पे ही जिस तरह आम मीटर अप्रूव करते हैं, कनेक्शन अप्रूव करते हैं, वो डिस्कोर्स जो है उसको कर सके। दूसरा सर इसमें नीड डायरेक्शन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पावर टू द डिस्कोर्स फॉर पावर डेलीगेशन। दूसरे नंबर पे सर जो इनका है जो वो ब्राइब वाला इशू है वो दैट इज देयर, और उसके लिए जो आईटी सॉल्यूशन है कि जो नेपरा को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए कोई डैशबोर्ड क्रिएट कर दें और उसके ऊपर जैसे ही कोई एप्लीकेशन आए उसको ऑनलाइन उसका स्टेटस अवेलेबल हो, और जिस जिस लेवल पे कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो उसको मतलब जो है कंज्यूमर को पता हो।
और नेपरा को और डिस्कोस को एट ए टाइम वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो कि कितनी जनरेशन हो गई है, कितने कंज्यूमर नए आ गए हैं, कितना उनका लोड बढ़ गया है या कम हो गया, एवरी डाटा बाय दैट डैशबोर्ड जो है विच कैन बी क्रिएटेड बाय PITB या NITB in a day or so. That is very सर उसमें मुकर्रम साहब इज माय बैचमेट, तो NMC में हमें उन्होंने बताया था वो दैट्स उन्होंने हमें ट्रेन भी किया था, दैट कैन बी क्रिएटेड इन ए डे और सो, बट रादर लेस देन और अगर वो IT वाले को कंसर्न हो तो उसमें सर एवरीबॉडी कैन ट्रेस देयर केस, और उसको भी फर्दर सिंप्लीफाई और आसान बनाने के लिए सर सबमिट करूंगा कि जैसे ये मैकडोनल्ड ने 3-4 अपने पैकेजेस दिए हुए हैं कि आप नंबर 1, 2, 3 जो भी मील लेना टिक कर रहे हो ले लें, इसी तरह सर डिफरेंट कैपेसिटीज के जो स्टैंडर्डाइज उसके ऊपर जो इनके प्री रिक्विजिट हैं उनकी ड्राइंग भी स्टैंडर्डाइज हों, इन्वर्टर भी हों, वो 3, 4, 5 एज पर नीड ऑफ द कंज्यूमर वो एक पैकेज को टिक करे और वो अकॉर्डिंगली उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन उसको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए, जस्ट वो फिल इन करे और उसको आगे करे, उसी के मुताबिक उसकी कंज्यूमर की एजुकेशन भी होगी कि ये आपकी सर्किट डायग्राम है, ये आपने लेने हैं और आगे करने हैं। इसमें जो मेन कंपनीज का वो ADB जो है उनको रजिस्टर्ड करता है, लॉट ऑफ सर मटेरियल इज अवेलेबल फ्रॉम द मार्केट जो इंपोर्ट लोगों ने डायरेक्ट किया हुआ है, लोग खरीद लेते हैं, आम इलेक्ट्रिशियन से उसकी इंस्टॉलेशन सारा कुछ भी करा लेते हैं, लेकिन अगेन फॉर कनेक्शन दे हैव टू गो टू दोज कंपनीज रजिस्टर्ड विद AEDB और फिर उनके नाम से आगे जो है फर्दर मीटर अप्लाई करते हैं टू डिस्कोस। ये सर वो सिंपल होना चाहिए, जो डायरेक्ट कंज्यूमर है कहीं से भी ले लिया इंस्टॉल कर लिया है, और जो आपके स्टैंडर्डाइज पैकेजेस हों 1, 2, 3 जो भी आपने लिया है 4 किलोवाट का, 3 किलोवाट का या 10 किलोवाट का, 25 किलोवाट का जो डिस्कोस की अथॉरिटीज है, तो उसमें सर उनको जो है वो चीजें अवेलेबल हों ऑनलाइन, जब वो अप्लाई करे तो वो सेट डाउनलोड हो जाए कि ये चीजें आपने फिल इन करनी है, ये डायग्राम है, इसके मुताबिक आपने चीजें करनी है, और उसी से स्टैंडर्डाइजेशन से जो अभी रिस्क इन्होंने जो मेरा ख्याल है जो पहले स्पीकर थे उन्होंने बताया शायद वकार साहब ने कि जो उस पर डिफरेंट उनकी फ्रीक्वेंसी होती है इनकी इन्वर्टर्स की, और उसके लिए आप इन्वर्टर्स भी जो है उनको अप्रूव या स्टैंडर्डाइज कर दें कि ये कंपनीज के या इस रेंज के मुताबिक ही इस मुल्क में इंपोर्ट किए जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं या सेल किए जा सकते हैं, तो उसके ऊपर हमारे पूरे मतलब नेटवर्क को सिस्टम को भी कोई उसका खतरा नहीं होगा, ट्रांसफार्मर्स को या दूसरी चीजों को, तो वो तो उसको सर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सर फर्दर जो है इसमें जो इंडिविजुअल इंस्टॉलेशन करते हैं उनके लिए फिर वो एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन को वो दरमियान वाली उसी कंपनी को फिर उनको एंगेज करना पड़ता है। तो सर अगर ये दिन की इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा भी हो जाती है तो एज ए होल इकोनॉमी के लिए दिस इज वेरी गुड कि अगर दिन को जनरेशन ज्यादा है तो एज ए होल कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रिड्यूस होगी। अगर वो सस्ती बिजली जनरेट करके नेट में ला रहे हैं तो फैक्ट्री जरूरी नहीं कि रात को भी चलें, वो दिन को ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं। और उसके लिए अगर वो जो मेन ओवरऑल मॉडल है इनका CPPAG का या नेपरा का, उसको भी लाना चाहिए मल्टी जनरेशन पे या मल्टी सेलर मल्टी बायर्स पे, कि वो जो भी हैं डिस्कोस का या NTDC का वो नेटवर्क यूज करें। एक बायर को या कहीं से भी वो सस्ती बिजली मिलती है तो वो दे कैन परचेज, और उसी की तरह जो अगर कोई सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर रहा है तो ही दैट कंपनी और एनीबॉडी कैन सेल इट थ्रू यूजिंग द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसके लिए कोई इनिशियल थोड़ी बहुत कोई थॉट प्रोसेस तो चला था, लेकिन पता नहीं किस लेवल पे स्टक हो गया या उसके लिए कोई रेगुलेशन में या वो रिफॉर्म में वो चीज नहीं आ सकी सर। तो उसमें अगर वो हो जाता है तो वो एज ए होल जो हमारा ओवरऑल इनिशिएटिव है BOI का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का और कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो रिड्यूस करने में, एनर्जी को अगर हम एड्रेस कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू होगा इसमें हमारे इस पूरे सेटअप में। उसमें सर आपको एग्जांपल अगर इस मॉडल पे दूं कि जैसे अगर वापडा है, वापडा अगर बिजली सस्ती प्रोड्यूस करता है तो एक थ्रेशोल्ड नेपरा दे देता है से कि हमने 12 रुपए या 15 रुपए बिजली खरीदनी है, whosoever produces at this cost नेपरा will purchase that, या उसका NTDC या पेपको will purchase that। तो
उसके लिए सर जो भी एफिशिएंट प्रोडक्शन करेगा दे विल सर्वाइव एंड कंटिन्यू। जो एग्जिस्टिंग हैं आपके जो जिनको कैपेसिटी पेमेंट्स या महंगे हैं, ये ओवर 2-4-10 साल में, आगे 15 साल में सारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन एफिशिएंट हो। अब जब आपने उसको कर दिया एनर्जी मिक्स के नाम पे, तो जो प्रॉफिट है वापडा का वो दिया जा रहा है आईपीपीज को। रिजल्टेंटली वापडा इज अनएबल टू कंस्ट्रक्ट न्यू डैम। इसी तरह से अगर जो आपका जो एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं, वहां पे सब जो प्रोडक्शन हो रही है वो कंपैरेटिवली मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है एज कंपेयर टू द अदर्स। तो अगर आप वो एनर्जी मिक्स ना करें, उनको वो स्टैंडर्ड मतलब लो प्राइस पे ना करें, एक स्टैंडर्ड जो परचेजिंग रेट है वो उनको दिया जा रहा हो, तो माइट भी मतलब वो इसी पैसे से, इनकम से, प्रॉफिट से आगे 2-4-10 और इंस्टॉलेशन कर लें। इसी तरह से अगर ये मतलब एफिशिएंट प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, तो नॉट ओनली होम बेस्ड बट पीपल कैन कम एंड इन्वेस्ट के हम सोलर पे जनरेशन करेंगे और वो एट लो कास्ट जो है विद इन मार्केट सेल कर सकते हैं, और जो उसके चार्जेस हैं नेटवर्क के दैट कैन बी पेड टू दी डिस्कोज और दी एनटीडीसी एंड अदर्स। थैंक यू सर, दीज आर माय। थैंक यू वेरी मच जी। मेरा ख्याल 9 रुपए पे तो हमारा कोई नया आईपीपी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो हम क्यों आईपीपीज लगा रहे हैं? व्हाई डोंट वी जस्ट लेट पीपल पुट ऑन सोलर? आई थिंक देयर इज अ डीप रेजिस्टेंस इन द पार्ट ऑफ द इरफान साहब बताइए, आप लोग रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं इसको? मुझे तो लग रहा है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम रेजिस्ट कर रहा है नेट मीटरिंग को। यू वांट टू प्रोड्यूस एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आईपीपीज एंड यू वांट टू प्रोड्यूस बिग प्रोजेक्ट्स। क्या ख्याल है जी, कोई इस पे है कि दुनिया तो इस दूसरी तरफ जा रही है? इरफान साहब। डॉक्टर साहब मैंने पहले भी जैसे एक्सप्लेन किया कि हम नेपरा में नेट मीटरिंग को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, और जैसे आज भी मैंने रिहर्स की कि अभी अथॉरिटी पूरी जो सी ये मीटिंग करी थी फाउंडेशन उसको बुला के कि नेट मीटरिंग का स्टेटस क्या है। और सर अभी तक 0.05% हाउसहोल्ड 22,000 out of 220 million for the I mean that doesn't sound as if you're promoting anything. नहीं, मेरी ये सुनिए डॉक्टर साहब, बेसिकली अब हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को समझना चाहिए। जब एक चेंज आता है ना किसी भी सोसाइटी में, इसको एम्ब्रेस करने में हमेशा टाइम लगता है। अब इसको आप ट्रैजेक्टरी देखें, अवैस के पास शायद नंबर होंगे और आई कैन शेयर द नंबर्स एज वेल। हमारे रेगुलेशन 2015 में आए, पहला कनेक्शन 2016 में लगा, और 2016 में टोटल 20 कनेक्शन थे। 2017 में जब हम आए तो फिर वो 220 कनेक्शन हुए, 2018 में ये 500 कनेक्शन हुए, 19 में ये 1000 कनेक्शन क्रॉस हुए, और फिर 20 के बाद ये सडन एक वेव आई, जिसके बाद नेट मीटरिंग का जो सा फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और आज हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 इयर्स में 20,000 से ज्यादा कनेक्शन लग गए। बेसिकली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी होता है, लोगों के अपने एप्रीहेंशंस भी होते हैं, फिर डेवलपर्स, इन्वेस्टमेंट, ईच एंड एवरीथिंग। ये प्रॉब्लम ये कि गवर्नमेंट ने अपनी जेब से उतना लगाना नहीं, कंज्यूमर ने लगाना है। कंज्यूमर ने अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। जो कंज्यूमर अपनी जेब से पैसा लगाना चाहता हो, जो अपनी छत को कुर्बान करना चाहता हो, जो इसमें सारे हर्डल्स जो है वो फेस करना चाहता हो, it would definitely love to switch over to। अब हम जिस तरह से फ्लो देख रहे हैं, ये 2020 में खाली 100 मेगावाट था, 2022 में हम 450 मेगावाट की बात कर रहे हैं। आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह अगले कोई ये 2-3 सालों में ये 1 गीगावाट बड़े आराम से क्रॉस कर जाएगा। there are likely chances कि नेट मीटरिंग is going to go up। रादर हम सिर्फ नेट मीटरिंग पे ही फोकस नहीं कर रहे, हम तो रिन्यूएबल एनर्जी की जो सी है ना फर्दर जो सी हैं डेवलपर्स, उनके ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली B2B डेवलपर्स। अभी आप देखेंगे यहाँ पे फैक्ट्रीज ने अपने सिस्टम 5 मेगावाट से लेकर 35 मेगावाट तक जस्ट फॉर देयर ओन कंजम्पशन। इससे जितने भी गैरेजन्स हैं दे आर स्विचिंग ओवर टू सोलर। इस द सोसाइटीज दे आर मूविंग टुवर्ड्स सोलर। हम अभी नए रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं फॉर माइक्रो ग्रिड्स, जिसमें हम ये ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि वो तमाम रिमोट एरियाज जो कि ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, वहां पे माइक्रो ग्रिड्स लगाएं, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड माइक्रो ग्रिड्स लगाएं और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें। Net metering is one of the offshoot of the renewable energy, but there are certain other applications which we are trying to propagate and promote.
हो सकता है कि आपको लग रहा हो चीजें स्लो हैं, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम द थिंग्स विल बी मूविंग ऑन. There are the two things which have been coming up. एक तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग ऑफ द नेट मीटिंग, तो ये ऑलरेडी AD बिजनेस में काफी काम किया है, वी आर सपोर्टिंग देम. ये इंशाल्लाह बहुत जल्द ही पूरे तमाम डिस्कोर्स नेटवर्क में इम्प्लीमेंट हो जाएगा. देन यही हम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से कहते थे कि दिस इज अ राइट वे टू मूव फॉरवर्ड, कि अब पूरे का पूरा नेट मीटिंग प्रोसेस ही ऑनलाइन कर दें. कंज्यूमर को ना कहीं जाने की कोई जरूरत पड़े, कंज्यूमर को ना मूव करने की जरूरत पड़े, कंज्यूमर को पता हो उसकी एप्लीकेशन में नेपरा में कहाँ पड़ी है, डिस्को में कहाँ पड़ी है, उसको कब लाइसेंस इशू हो रहा है, कब मीटर इशू हो रहा है. तो इंशाल्लाह ये ऑनलाइन जो है सिस्टम सेट इन प्लेस हो जाएगा. इसके अलावा किसी भी कंज्यूमर का कोई भी किसी का कंसर्न हो, ही कैन डायरेक्टली क्वेश्चन है. हमारा जो सा ऑनलाइन पोर्टल है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लेंट्स. हमारे पास जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 97% है हमारा जो सा रेट जिसमें हम कंप्लेंट्स को एड्रेस करते हैं. यही बात कि फर्दर कहाँ तक हमने जाना है नेट मीटिंग के लिए और कहाँ तक हम सब लेके जा सकते हैं. अगर हम ये कहते हैं कि सोलर लगाएं और बाकी सारे प्लांट्स बंद कर दें, तो ये मेरे ख्याल से शायद हम थोड़ा सा ट्रू पिक्चर लेना होगा. जैसे शिराज ने भी कहा, जैसे वैस भी कह रहे थे, हाईलाइट कर रहे थे कि हमें दिन के वक्त तो सोलर एनर्जी मिल रही है लेकिन शाम के वक्त नहीं मिल रही. अच्छा, शाम को अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने थर्मल पावर प्लांट को शाम को चलाना है. शाम को चलाने का मतलब अभी थर्मल पावर प्लांट को मैं जो कोल्ड स्टार्ट में अगर मैंने रखा हुआ प्लांट को, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियर बैठा हुआ है तो कोल्ड स्टार्ट से मुझे वार्म स्टार्ट से मुझे हॉट स्टार्ट पे ले जाते 6 से 8 घंटे लगते हैं. तो उसका मतलब है कि हमारे पावर प्लांट अगर मुझे शाम को 7 बजे चाहिए हॉट स्टार्ट, तो मुझे 1 बजे उसको कोल्ड स्टार्ट से चलाना है. तो 1 बजे से लेकर 7 बजे तक जो पार्शियल लोड के ऊपर चल रहा होगा उसकी इनएफिशिएंसी की कॉस्ट कौन बेयर करेगा? उस वक्त अगर वो पावर प्लांट कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, वो मुझे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ लेके जानी? ये दैट्स व्हाई द रेगुलेटर एंड द गवर्नमेंट, हमारा पर्सपेक्टिव यही है, हम बैलेंस स्ट्राइक करें. हमने इसको प्रमोट करना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने सिस्टम को डैमेज नहीं करना. हमने जो से अपने लिए वो तमाम मुश्किलात खड़ी नहीं कर देंगी जो कि इस वक्त सर्कुलर डेट के तौर पे हमारे सामने खड़ी हुई है. अभी सर्कुलर डेट का वॉल्यूम 2.5 ट्रिलियन पर पहुंच गए. अगर इसी तरह से हम अगर तो अच्छे डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे और इफेक्टिवली अपने सिस्टम को नहीं चलाएंगे, तो ये इज गोइंग टू गो अप. और ये वो दिन के दूर नहीं, जो वर्ल्ड बैंक तो कह रहा है कि अगले 2-3 सालों में इट्स गोइंग टू टच 4.6 ट्रिलियन. हमें जो सा है इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस करनी है उसकी कॉस्ट रिकवरी भी करानी है. अब कॉस्ट रिकवरी के लिए जो सा हम अगेन कंज्यूमर्स के एंड पे देखना है. अब ये अच्छा कंज्यूमर का निकलता है, कैपेसिटी आइडल रहती है, तो उस कैपेसिटी को कौन पे करेगा? डेफिनेटली वही पे करेंगे जो कि बाकी लोग रह जाएंगे. अगर तो बाकी लोगों ने 28 रुपए की बिजली आज ले रहे हैं और कंज्यूमर के निकलने के बाद वो 29 रुपए 30 रुपए पड़ती है, तो वो लोग कहेंगे हमारा क्या कसूर है, हम भी बिजली नहीं लेते. जब वो कहेंगे हम बिजली नहीं लेते, तो फिर ऑफ कोर्स वो कहेंगे कि हम अल्टरनेट ऑप्शन देखें. अच्छा, नेवरदलेस यहाँ पे हम एंड नहीं कर रहे. अभी जैसे शाही चीमा साहब फरमा रहे थे कि यहाँ पर मल्टी बायर ऑप्शन होने चाहिए. नेपरा इसी तरफ देख रहा है. इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, फ्रॉम द मे ऑनवर्ड, हम मल्टी बायर मार्केट ओपन करने जा रहे हैं ऑन टेस्ट रन बेसिस. दैट विल बी स्पेनिंग आउट 3 to 6 months. और इसमें हम जितने बल्क पावर कंज्यूमर्स हैं उनको हम एट द स्टार्ट ऑप्शन दे रहे हैं, वो अपने सेलर्स खुद, सप्लायर्स खुद सिलेक्ट करें और एट वट एवर रेट दे एग्री ऑन. और पीछे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो मर्जी हो, चाहे रिन्यूएबल हो, चाहे हाइड्रो हो, चाहे थर्मल हो, दे सिलेक्ट देयर ऑन सप्लायर्स एट कॉम्पिटिटिव रेट्स. फर्स्ट beginning will be the bulk power consumers, and then we will be moving towards this later on to other segments. Inshallah this market opening is going on. थैंक यू इरफान साहब. इरफान साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. वी आर फुल सिंपैथी विद यू कि बैलेंस होना चाहिए. दैट्स व्हाई वी हैव अ रेगुलेटर. And I think, quite frankly, circular debt जो है, this is really NEPRA's problem, and NEPRA should solve this problem. In fact, NEPRA का ये मेरी तो बड़ी क्रिटिक है कि NEPRA पिछले 10 साल से circular debt का problem नहीं solve कर सका. And I think that's a big issue that NEPRA should put out a report on. हम तो डाल रहे हैं एक रिपोर्ट, इंशाल्लाह आपको अगले महीने दे देंगे, कि आप लोग भी बताइए कि ये circular debt है क्यों.
आई थिंक सर्कुलर डेट इज अ साइन ऑफ इनएफिशिएंसी। बाकी मुल्कों में तो रेगुलेटर्स हैं और आप उनके जाते भी होंगे, सीखते भी होंगे। इट्स टाइम वी लर्न, एंड द अदर कंट्रीज आर डीलिंग विद द सोलर इशू, इज रिन्यूएबल इशू, एंड रिन्यूएबल इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर, एंड यस बेस लोड इश्यूज आर देयर, एंड यस वी हैव deal with all these problems. And I think quite frankly, that's why we need to think through these issues. ये कहना कि World Bank कह रहा है, World Bank, I don't think World Bank knows anything about energy. वो तो हमारे problem लेके, हमारे बंदे लेके गए थे और उन्होंने माशाल्लाह टेक ओवर कर लिया। But what about us? How are we going to do this? अगर के इतनी थोड़ी solar वो है, it is nowhere near threatening your system. या तो 50% होते मैं मानता भी। Right now, solar is less than 1%. मतलब लेस देन 0.1%, in fact, so it's not even 1%, less than 0.1%. तो उसमें फिर quite frankly, this is, as the Americans say, no cigar yet. And इसके साथ ही सोलर वो सर्कुलर डेट भी बहुत बड़ा है, इसके साथ और आपने इतनी खामियां सबने पॉइंट की, शायद साहब ने भी। सर एक चीज में विद परमिशन सर, मुझे एक्चुअली जाना है तो आई विल गो फॉर अनदर मीटिंग। जरूर। और एक आपसे छोटी सी गुजारिश है बिफोर यू गो, कि प्लीज हमें सर्कुलर डेट पे एक वेबिनार दें, बताएं आप क्या कर रहे हैं, और ये 10 साल से वाई हैज नेपरा नॉट बीन एबल टू सॉल्व द सर्कुलर डेट प्रॉब्लम। ठीक है जी सर, इंशाल्लाह विल डिस्कस दिस थिंग। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करता रहूंगा कि जहां पे हम इस वक्त डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी के लेके आ रहे हैं, इसी तरह एट लार्ज स्केल लेवल हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करें। जो इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन अपना लास्ट ईयर आया था, इस बार दोबारा आ रहा है। इसमें हम particularly renewable energy को फोकस करें। इसमें 7000 megawatts each from wind and solar हम टारगेट करें next 7 to 10 years। तो we are not only focusing on renewable power for distributed generation but also for the large scale, and we are foreseeing that हमारा जो energy mix है from current thermal dominance, it should go to renewable dominance, and by 2030 inshallah we'll be having 50% of electricity coming from renewables and hydro। Yes, sir. I have to leave for another meeting, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. अवैस साहब, आप कुछ कह रहे थे? अवैस साहब, do you want to say anything? थोड़ा सा उनके पॉइंट्स पे ऐड ऑन कर रहा था कि वो जो अडॉप्शन थी इंक्रीज हुई है, आई फील इट्स आल्सो बिकॉज जो सोलर टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई है सिंस 2020। तो अगेन क्योंकि कॉस्ट ऑफ सोलर हैज गॉन डाउन, इसलिए ज्यादा अडॉप्शन भी हुई है और वैसे भी अवेयरनेस हुई है। और जो वो इरफान भाई मेंशन कर रहे थे वही कि दिन में ज्यादा सोलर यूज होता है, सो जो इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम, इट्स अ डग बेल कर्व इशू। मगर वही वो कहते हैं कि हम थर्मल पावर प्लांट को एकदम से ऐसे लाइक स्विच ऑन हम ऑन नहीं कर सकते, बट अगेन इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। बट हमारे जैसे हम लोग रिएक्ट करते हैं कि भाई इसी को बंद कर दो, इसको खत्म कर दो, दिस इज नॉट हाउ यू रिएक्ट विद सोलर। इज अ रियलिटी। आप इसको जितना कर्व करेंगे आपका नुकसान है। पीपल गो अहेड। अब ऐसा भी डग बेल कर्व क्या होता है, ये भी तो बताते जाएं। डग बेल कर्व बेसिकली ये होता है, जो टेक्निकल टर्म इसका हो गया है, जिस तरह उन्होंने बाकी लोगों ने भी इसको एड्रेस किया है कि होता ये कि दिन में सब लोग सोलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और शाम के वक्त एकदम से ग्रिड पे ज्यादा लोड आ जाता है। सारे जो लोग हैं सोलर से शिफ्ट होकर ग्रिड पर आ रहे होते हैं। तो एक मसला ये होता है कि जो ग्रिड को बिजली जो सप्लाई करनी होती है वो ऐसे नहीं है कि आप एकदम स्विच ऑन किया और फौरन बिजली आ गई। उसमें ये होता है कि उनको थर्मल पावर प्लांट्स को थोड़ा, यानी इट टेक्स टाइम 2-3-4 आवर्स टू किक स्टार्ट दैट पावर प्लांट। तो उसमें होता है कि देयर इज दिस ओवर कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ड्यूरिंग द डे, लेटर पार्ट ऑफ द डे। तो जो सारे ये लोग इशू कर रहे हैं कि वो ये कि हु इज गोना पे फॉर दैट एक्स्ट्रा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दैट्स द मेन कंसर्न जो मुझे समझ आया है। बाकी जो नेपरा की भी और आई थिंक एडीबी का भी कंसर्न था। तो ये डग बेल कर्व है, इस पे वीडियोस हैं ऑनलाइन टू एक्सप्लेन दिस। मगर इस डग बेल कर्व के लिए ये नहीं कि आप इसको सोलर को ही खत्म कर दें या नेट मीटरिंग को डिस्करेज करें। ये देयर आर अदर वेज टू डील विद इट, जो यू हैव टू मैनेज इट, ठीक है ना जी। शिराज साहब, सर BOI से हम बात करना चाहेंगे। जी, आई विल कम बैक टू यू। शिराज साहब कुछ कह लें।
मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह वैस बता रहे हैं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें इन चीजों से खौफजदा हो के कोई इस तरह की चीज नहीं लेके आनी चाहिए जो एकदम से नेट मीटिंग को स्टॉल कर दे। यही पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं पहले भी दे रहा था कि हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी चाहिए। यस वी अंडरस्टैंड कि क्योंकि डे टाइम पे ये कंज्यूमर सोलर के ऊपर होते हैं एंड देन इवनिंग में ये शिफ्ट कर जाते हैं टू द नेशनल ग्रिड। तो ऑफ कोर्स जैसे पहले भी मैंने बताया कि एक सर्टेन कैपेसिटी आपको चाहिए। आज की डेट में यू आर राइट के 400 मेगावाट के सिस्टम्स हैं और ये 400 मेगावाट आज से अगर हम 2 साल पहले देखें तो ये इवन 50 मेगावाट भी नहीं था। और मतलब ये लास्ट 1-2 ईयर्स में मैंने अगेन बताया कि जो कमर्शियल वायबिलिटी है, जैसी बैंकेबिलिटी बनती है चीजों की तो ऑटोमेटिकली पेनिट्रेट कर जाती है इनटू द सिस्टम। तो उसको हमें बैलेंस आउट करना चाहिए। अभी आप देखें द रीसेंट पास्ट गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दी जो है कस्टम ड्यूटी ऑन द इंपोर्ट ऑफ दीज इक्विपमेंट। अब विद दैट इम्पोजिशन ऑफ सेल टैक्स ऑन ARE इक्विपमेंट, अगर ऑन द पैरेलल साइड हम कोई इस तरह का नंबर ले आ जाते हैं, ये जो हम फिक्स कॉस्ट कर रहे हैं टू केटर फॉर द कैपेसिटी पेमेंट, वो नंबर बड़ा प्रैक्टिकल नंबर होना चाहिए जो विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर भी हिट ना हो एंड एट द एंड ऑफ द डे इसका कोई इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे सर्कुलर डेट के ऊपर भी ना आ रहा। तो दिस इज आवर पॉइंट कि एक बैलेंस अप्रोच लेके एक प्रॉपर नंबर को वर्कआउट करके हमें आगे चलना चाहिए, बिकॉज विद दैट अप्रोच ये सस्टेनेबल रहेंगी चीजें और ये मार्केट कंटिन्यू करती रहेगी। जो हम ग्रोथ देख रहे हैं, जो एक मतलब ट्रेंड देख रहे हैं कि जो पेनिट्रेशन है वो काफी रैपिडली इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली वो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से चलना शुरू हो जाएगी। और दूसरा जो एक बात आ रही थी कि चीप इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है और मे बी मतलब IPP से एक्सपेंसिव मिल रही है। अभी आप देखिए जो लास्ट IPP स्केल्स के जो हमारे सोलर के प्रोजेक्ट्स कमीशन हुए हैं और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनका टैरिफ है हमारा कोई अराउंड 7 रुपीज के करीब जो है। जबकि यहाँ नेट मीटिंग में अगर आज की डेट में हम देखें तो जो मेरे ऑफ पीक यूनिट्स हैं वो तो नेट ऑफ हो रहे हैं, तो मीनिंग बाय वो यूनिट्स मेरे एडजस्ट हो रहे हैं अगेंस्ट 18-19 रुपीज। जो मेरे सरप्लस यूनिट्स हैं उसके अगेंस्ट 10 रुपीज मतलब काफी ज्यादा इंसेंटिवाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि मुझे 9 रुपीज के अगेंस्ट मेरा यूनिट परचेज किया जाता है। मतलब मेरे जो मेरे यूनिट्स ऑफसेट्स हो रहे हैं वो तो मेरे पीक के ऑफ पीक के अगेंस्ट ऑफसेट हो रहे हैं 100%। एंड देन जो सरप्लस यूनिट है वो डिस्कोज उसको अकाउंट फॉर करती है अगेंस्ट ₹10। तो अगेन मतलब कमिंग टू द पॉइंट कि हमें एक प्रॉपर होलिस्टिक अप्रोच लेके एक बैलेंस अप्रोच लेके आगे चलना चाहिए। इस तरह से भी नहीं है कि कंज्यूमर के एंड पे बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज्ड हो जाए, बिकॉज उस केस में कोई एक्स कंज्यूमर के अगेंस्ट जो बैलेंस वाई कंज्यूमर्स हैं वो पे ऑफ कर रहे होंगे डेफिनेटली। और इस तरह भी नहीं है कि मतलब GOP साइड पे ये बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज्ड हो जाए। एक बैलेंस अप्रोच के साथ हमें इसको आगे लेके चलना चाहिए। थैंक यू जी। लेट्स गो बैक टू द BOI नाउ। जी थैंक यू वेरी मच जी, thank you very much. I just wanted to give some again input. हमारा फिर अभी कोई 10 मिनट में एक और सेशन स्टार्ट होना है, तो I would need to be going there. अच्छा जी, बात मैं ये करना चाह रहा था कि I've really enjoyed the many facets of the discussion, but I will bring it back to the thing that we started with. हम नेट मीटरिंग पॉलिसी या बाकी किसी पॉलिसी पे बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रोसेसेस बनाए हुए हैं, जो रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, दे रिजल्ट इन अ लॉट ऑफ वेस्ट। कि फॉर एग्जांपल एक शख्स जिसको अंडर द लॉ, अंडर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी अलाउड है कि वो एक नेट मीटर लगाए, उसको कहा जा रहा था कि पहले आप 15,000 रुपए दे के पेपर वर्क करके एक नॉर्मल 3 फेज मीटर लगवाएंगे, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद उसको रिप्लेस करेंगे एक बाई डायरेक्शनल मीटर से। तो इट वाज अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी, टाइम, नॉट ऑफ दैट पर्सन बट ऑल्सो ऑफ द डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट को भी 2 एप्लीकेशंस प्रोसेस करनी पड़ रही थी। उनके क्लर्क्स चीजें रिसीव कर रहे थे, वो उनका इशू हो रहा था मीटर, वो मीटर जाके लग रहा था, फिर वो उतारा जा रहा था, फिर दूसरा मीटर लग रहा था। सो लेट्स फोकस ऑन दी स्लज। दिस सेशन इज बेसिकली अबाउट द स्लज कि गवर्नमेंट के अंदर हम बगैर सोचे समझे इस तरह की रेगुलेशन और प्रोसेसेस बना देते हैं
जिसका ना सरकार को फायदा होता है ना कंज्यूमर को फायदा होता है. इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. सो इसमें जो ये पहला वाला काम हो रहा था जिसके अंदर वो एक नॉर्मल 3 फेज का मीटर उनको लगवाना पड़ता था पैसे देके पेपर वर्क करा के, दैट वाज टोटली वेस्ट. वी आर वेरी हैप्पी कि दैट हैज बीन रिमूव्ड. नाउ दे कैन गो बैक टू डायरेक्ट गोइंग इनटू अ बाई डायरेक्शनल मीटर. इसी तरीके से जो ये दूसरा वाला है कि हमने चूंकि मॉनिटर करना है, इसलिए अगर 5 किलोवाट का भी लाइसेंस होगा तो वो लाइसेंस इशू करने का हमारा ये इतना लंबा प्रोसेस होगा और इसमें महीने 2 महीने हम लगाएंगे. देयर इज नो पर्पस बीइंग सर्व. उसके अंदर आप 1000 रुपए पर किलोवाट भी उससे चार्ज कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट एलोंगेटिंग द टाइम एंड एलोंगेटिंग द चेंज जिसके थ्रू ये होता है. It has nothing to do with the other issues which were mentioned. Yes, there are other issues. यहाँ पे जो पॉलिसी के इश्यूज हुए हैं उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं और पैराडॉक्सेस भी हैं. एक जो इशू सामने आया है वो ये है कि ऑन द वन हैंड we have an excess capacity issue and on the other hand we have load shedding. अभी हम ये कह रहे हैं कि excess capacity है जिसकी वजह से हमें कैपेसिटी पेमेंट्स और चार्जेस देनी पड़ती हैं. आई एज अ कंज्यूमर मुझे दिन में 6 घंटे 8 घंटे लोड शेडिंग फेस करनी पड़ रही है. मेरी हर घंटे 2 घंटे के बाद बिजली चली जाती है, जिसके बाद या तो मैं जनरेटर के ऊपर जाता हूं उसकी कॉस्ट पे करता हूं या फिर मैं बगैर बिजली के बैठा रहता हूं. और मैं तो चले कंज्यूमर हूं, घर का मैं कुछ ना कुछ गुजारा कर लूंगा. जिसने एक फोटोकॉपियर मशीन लगाई हुई है जो छोटी मोटी पंखों की रिपेयर करता है, बैटरी की रिपेयर करता है, उसका तो बिल्कुल भट्टा बैठ गया है ना. अब उसको एक चीप इलेक्ट्रिसिटी के साथ प्रिडिक्टेबल इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए. जो सोलर वाला निजाम है, जिन लोगों ने डे टाइम के अंदर काम करना होता है, उनको ये एक प्रिडिक्टेबिलिटी होती है कि जी मेरा काम बंद नहीं हो जाएगा, मेरा रोजगार चलता रहेगा. So we need to have a resolution of what do we do about the excess capacity versus ongoing load shedding. जो ये एक पैराडॉक्स है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है. फिर एक हमारा कॉन्ट्रडिक्शन या पैराडॉक्स है कि हम एक तरफ मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं जबकि दूसरी तरफ हम स्पीडिंग अप के लिए डीरेगुलेशन करना चाहते हैं. तो वेयर डू वी स्टैंड कि हम इसका बैलेंस का बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया. सो वी हैव टू हैव अ बैलेंस ऑन दिस वन एज वेल. फिर देन वी हैव अ पैराडॉक्स जिसके अंदर हम कहते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी वी वांट टू मेक चीप इलेक्ट्रिसिटी एक्सेसिबल ऑन द वन हैंड. ऑन द अदर हैंड वी से कि हमने जो ये पूरा एक सेटअप बनाया है उसको फाइनेंशियली वाइबल करने के लिए, कैपेसिटी चार्जेस बेयर अप करने के लिए वी आर सेइंग कि किस किस पे हम एक्सेस चार्जेस इंपोज करें. और यही जो बात हो रही है लोड शेडिंग इसके हवाले से, सर्कुलर डेट के हवाले से डॉक्टर साहब ने बात की है. सो दिस इज अगेन अनदर पैराडॉक्स, अनदर कॉन्ट्रडिक्शन दैट वी नीड टू हैंडल. और फिर तीसरा एक और फाइनली चीज ये है कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये तो एसएमई और उसकी बात कर रहे थे डोमेस्टिक कंज्यूमर की. नाउ द बिगर कंज्यूमर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर सपोज टू बी द इंडस्ट्रियल वंस जो कि हंड्रेड्स ऑफ मेगावाट के अंदर कंजम्पशन करते हैं. और वो शायद उनमें से कुछ आपकी ग्रिड पे हैं, कुछ उन्होंने आईपीपीज लगा दी हैं, जनरेशन में काम हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन में काम नहीं हुआ है. तो हाउ डू वी हैंडल. अब हम जा रहे हैं सीपैक के दूसरे फेज पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज जो हैं उनको स्पीड अप करने की कोशिश कर रहे हैं. तो व्हाट विल द पावर सिनेरियो लुक लाइक इन द फ्यूचर. सो आई थिंक जो डॉक्टर नदीमुल हक ने बात की है कि इसके अंदर अगर मटेरियल शेयर किया जाए, स्टैटिस्टिक्स शेयर की जाए, तो इसकी एक ओवरआर्चिंग पॉलिसी, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी इंडिजिनसली बनाई जा सकती है rather than just depending on some consultants who come here for 6 months and they prepare a report and then they go back after getting paid. हमारे पास जो यहाँ पे existing resource है जिनको सोसाइटी का भी पता है, रेगुलेटर्स का भी पता है तो इस पे ये काम हो सकता है. So apart from the regulatory sludge things that we talk about and we will, हमारे और भी हैं पावर सेक्टर की हमारी काफी रिफॉर्म्स हैं. AEDB के अंदर भी हमने रिफॉर्म्स कुछ कराई हैं, वो हम शेयर करेंगे, उसके ऊपर एक और सेशन कर सकते हैं. बट अ लॉट ऑफ दीज रिफॉर्म्स बिकम डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट क्योंकि जो ओवरऑल इश्यूज हैं, ओवरआर्चिंग इश्यूज हैं, जिसमें ये मैंने पैराडॉक्सेस की बात की है, इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इस सेक्टर के अंदर,
उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है जो कि होना बाकी है। एंड वी वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर पाइड इसको लेके आगे चल सके और इन इश्यूज को भी हैंडल कर सके। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। Mukarram sir, thank you very much for carrying this torch for deregulation. It's very important. I think, quite frankly, अगर हमने इस इकोनॉमी में कहीं जाना है तो we really have to deregulate. Let me just quickly repeat what I said. मैंने कहा जी कि ट्विटर एलन मस्क ने खरीद लिया $44 बिलियन का। हम लोग सोचते ही नहीं है, हमें शर्म आनी चाहिए। हमारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम इज नॉट वर्थ $44 बिलियन। हमारा पूरा बजट इज लेस देन $44 बिलियन। हम बहुत ही मतलब एक अजीब निजाम में बैठे हुए हैं। हम एक दूसरे के पैरों में बेड़ियां डाल डाल के एक दूसरे का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। रेगुलेशन बेसिकली यही है कि आपने मेरी पैरों में बेड़ियां डाल देनी है, मुझे कहना भागो ना। अगर ओलंपिक्स में जाना है, रेगुलेशन का मतलब ये है कि आपने अपने एथलीट के पैरों में कुछ डाल दिया, कड़ी डाल दी है, वो बेचारा क्या भागेगा। तो मुकर्रम साहब, प्लीज कीप अप दिस वर्क। इंशाल्लाह वी विल डेफिनेटली cooperate as much as we can with you. We'll run behind you and we will inshallah get this work done. Thank you very much, Ji. Waqar sahab, any last words from you? Thank you so much, sir. I think we have a very good discussion, sir. तो I hope कि ये जो सीरीज है हमारी वेबिनार की with BOI, this is first of दिस सीरीज, ये कंटिन्यू रहेगी। हमने और भी इनके जो BOI के रिफॉर्म्स हैं उनकी वैल्यूएशंस की हैं, तो नेक्स्ट सीरीज में हम वो प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। जरूर, ये सबसे अच्छा काम है, बहुत नीडेड काम है मुकर्रम साहब। वी मस्ट कंटिन्यू दिस। We'll help you as much as we can. We'll support you all the way through. Please push this through. This will wake up the economy and we will inshallah achieve the 7-8% growth. Sorry, आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी, but from what I understood, thank you very much for the appreciation. मैं इस्लामाबाद में बेस्ड हूँ। But we must meet sometime. Okay, I'll get in touch with you. I would love Thank to. you. All the best. बड़ा मुझे मजा आया। Thank you. Khuda Hafiz ji. Thank you, sir. Thank you from BOI. Allah Hafiz.